हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम का। और आज के लेक्चर में हमने जहाँ तक लास्ट क्लास में एंड किए थे एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम का दो सेक्शन हमने कवर किए थे, दो टाइप के प्रॉब्लम, दैट इज इंटीग्रल फ्रैक्शन पार्ट निकालना और डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम देखने वाले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, और उसमें अपन लोग ये सीखने वाले कहीं ना कहीं कि रिमाइंडर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। रिमाइंडर्स कैसे निकालेंगे, या फिर मान लीजिए कि आप बोल सकते हो कि किसी भी नंबर का, बहुत बड़ा नंबर का यूनिट डिजिट निकालना हो, या फिर लास्ट टू डिजिट 3 डिजिट निकालना हो, तो वो कैसे निकालें। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम उस चीज़ को हम कैसे जज करें। ठीक है, तो उसी के ऊपर है आज का क्लास। चलिए देखते हैं, एंड देन लास्ट में समय मिले तो मल्टीनोमियल थ्योरम जरूर स्टार्ट होगा। पहले देखो रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम, उनको अपन डील कर लेते एक बार फटाफट। ठीक है, रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम उनको एक बार ध्यान से देख लो कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, रिमाइंडर निकालना बेसिकली अब डिविजिबिलिटी में जो चीज़ कर रहे थे वही चीज़ करोगे, है ना। कि आपको रिमाइंडर का इंटरेस्ट अगर है तो आप देखोगे कि 25 का मल्टीपल में इसको कन्वर्ट करके फिर क्या बचता है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है 7 टू द पावर 103 अगर 25 से डिविजिबल हो जाता है, मतलब डिविजिबल तो होगा, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा वो बोला जा रहा है। अच्छा, तो मेरा क्या टारगेट रहेगा, मेरा एक ही टारगेट रहेगा कि सर 7 टू द पावर 103 को कैसे कुछ ना कुछ करके अपन 25 के टर्म में प्रेजेंट कर पाए। तो आपके दिमाग में क्लिक होगा कि सर 7 टू द पावर उसको 103 को अगर 25 लाना चाहते हो यहाँ पे, तो पहले तो आप एक काम करो कि 7 स्क्वायर लेकर के आ जाओ। 7 स्क्वायर अगर लेकर के आ जाओगे सर तो 49 आ जाएगा। 49 अगर आ गया तो 50 - 1 लिख दोगे, और 50 के अंदर 25 × 2 रहता है, काम हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन में आपको कोई रूल नहीं बता सकता, कोई क्लू नहीं बता सकता कि ऐसे ही सोचो तो हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको फील करा सकता हूं, आगे आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, तो अपन ये बोल सकते हैं कि 7 स्क्वायर, अभी यहाँ पे तो इवन होना चाहिए ना, 7 स्क्वायर लिखने के लिए होल पावर यहाँ पे इवन तो होना चाहिए, बट एज यहाँ पे ऑड है तो उस ऑड को मैं इवन बना दूंगा। एक 7 को हटा करके उसको इवन बना सकते हैं ना अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल सही बात। और 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, और 49 को अपन 50 - 1 लिखने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सही बात, क्लियर। अच्छा, तो इसको जब मैं बाइनोमियली एक्सपांड कर दूंगा दोस्त, इसको जब मैं बाइनोमियली एक्सपांड कर दूंगा, यहाँ पे 51 है n का वैल्यू, टोटल टर्म्स 52 होगा। टोटल टर्म्स अगर 52 है तो शुरू होगा प्लस से, खत्म होगा माइनस से, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे पहले 51 से 0, 50 टू दी पावर 51 आएगा, फिर 50 टू दी पावर 50, फिर 50 टू दी पावर 41, ये सारे जगह पे जब तक ये 50 पावर 0 नहीं होता तब तक तो उसके अंदर 25 रहेगा ही ना, तो उसको मैं 25k लिख देता हूँ। और माइनस जब 50 टू दी पावर 0 हो जाएगा, है ना, उस वक्त ये क्या हो जाएगा, उस वक्त ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कहीं ना कहीं आंसर। तो 7 × 25k को मैं 25k डैश बोल सकता हूँ, और -7 है। ठीक है, अभी रिमाइंडर तो -7 हो नहीं सकता है। ठीक है ना, तो इतना बेसिक आपको डिवीजन एल्गोरिथम का नॉलेज तो होगा ही कि यहाँ से -7 को कैसे डील करना है। ऑब्वियसली -7 को कैसे डील करोगे, इसको -25 + 18 लिख दोगे ताकि ये बन जाए 25k डबल डैश और यहाँ पे आ जाए 18। ठीक है, तो अभी अगर आप बोलो तो कि 7 पावर 103 को अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो ये जो होगा वही तो हमारा रिमाइंडर होगा ना। ठीक है, जो आपका डिवाइजर से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है। रिमाइंडर का कंडीशन क्या था, a = bq + r अगर होता है तो ये जो r है वो 0 से बड़ा भी होना पड़ेगा, और अगर रिमाइंडर पॉजिटिव कंसिडर कर रहे डिवाइजर, तो b से छोटा होना पड़ेगा। अगर नेगेटिव हो जाते तो मॉड्यूलस ऑफ b से छोटा होना पड़ेगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना। इतना बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है। तो हमने प्रॉब्लम को सोचे कैसे कैसे रिलेट किए, उस चीज पर आप स्ट्रेस करो, उसको ध्यान से देखो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। आपको ना ऐसे ही प्रॉब्लम्स को आपको इस तरीके से भी बोला जाता है, जानते हो, इस तरीके से। जेईई मेन इसको इस पैटर्न में भी पूछ चुका है। 7 पावर 103 डिवाइडेड बाई मान लो 25, उसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, उसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा। कंसेक्यूटिव 2-2 साल में पूछा है, 3-3 साल में पूछा है। ठीक है,
तो 7 पावर 103 25 से अगर डिविजिबल होगा तो सिंपल सा चीज है भाई, इसको मैं 25k डबल डैश प्लस 18 लिख देता हूं ना, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो 25 अपॉन 25 ये तो k डबल डैश आ जाएगा, जहां पे k डबल डैश क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और साथ में क्या रहेगा, यही रहेगा साथ में। बात समझ में आया ना, क्लियर है, साथ में क्या रहेगा, यही रहेगा। अच्छा, तो अगर मैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के अंदर होता है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑब्वियसली कौन आएगा, बोलो, समझ ही तो आता है। इस चीज का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 18/25 ही होगा, देख के ही समझ आता है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट में आप ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे ना यार, कि x प्लस n का अगर मैं बात करूं तो वो बॉक्स x के ही इक्वल आ जाता है, या फिर बॉक्स x के ही इक्वल आ जाता है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, सही बात है ना। जहां पे x कोई भी चीज होता है जो इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन, इंटीजर तो नहीं, कोई भी फ्रैक्शन होगा मान लो, और n एक इंटीजर है, तो इस इंटीजर का होने और ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यही चीज डायरेक्टली इसका फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। और इसका फ्रैक्शन कौन है, इसका फ्रैक्शन तो ये खुद है ना, क्योंकि ये 1 से 0 के बीच में है, 1 से छोटा है ना, तो इसका फ्रैक्शन यही होगा। तो इस पैटर्न में भी ये क्वेश्चन आपको डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है, वो भी रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी है उनका एक सिंपल सा एप्लीकेशन ही हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, 5 to the power 99 को बोल रहा है जब 13 से डिवाइड लगा दोगे तो क्या होगा, कहानी बताना है आपको। 5 to the power 99 को अगर 13 से डिवाइड किया तो अभी हमारे पीछे दिमाग में काम कर रहा है कि भाई 13 को 5 to the power 99 में किसके साथ एसोसिएट करूं। तुरंत आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई 5 to the power 99 में तो मैं 5 स्क्वायर निकाल सकता हूं, और अगर 5 स्क्वायर मेरे को मिल गया तो 25 मिल जाएगा, है ना, और 25 को मैं 26 - 1 लिख सकता हूं। क्यों 26 - 1 लिखने में दिलचस्पी रखता हूं, क्योंकि 26 के अंदर 13 प्रेजेंट है, समझ आ रहा है। तो इसी तरीके से आप करते जाओगे और ये रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा। बस इसको 5 × 5 to the power 98 लिख के 5 to the power 98 को 5 स्क्वायर होल टू द पावर 49 लिखो, 25 को 26 - 1 होल टू द पावर 49 लिख करके बाइनोमियली एक्सपांड करो, ठीक है। फिर देखो सारे के सारे कहानी में तो आपको मिल ही जाएगा, तो बहुत आसानी से आप रिमाइंडर यहाँ पे निकाल देंगे। मेरे ख्याल से ये आपको होमवर्क मिलना चाहिए, सही, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 power 2010 इज डिवाइडेड बाय 17। अगेन हम किसके पीछे पड़ गए, 17 के पीछे पड़ गए। तो भी अगर 17 के मल्टीपल में इसको लाना है तो अगेन आप समझ रहे हो कि सर कहानी में क्या हो सकता है, कहानी में कुछ ट्विस्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है, फ्लैट है। क्यों सर, क्योंकि 17 तो बहुत नजदीक है सर, 2 power 4 लेकर के आ जाओ ना सर, 2 power 4 लेकर के आ जाओ, आपकी बार 16 मिल जाएगा, और 16 को 17 - 1 लिख देना सर, काम हो जाएगा। और क्या दिक्कत है बोलो, आराम से रिमाइंडर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और 2 power 4 लाने के लिए वो 2010 जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बेटा ऐसे ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो पहले यहाँ से 2 स्क्वायर हटा देंगे और 2 power 2008 को अपन क्या कर देंगे, 4 का मल्टीपल में कन्वर्ट करके क्या करना है वो चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। ये सब आसान एप्लीकेशन है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, अगर होता तो अपन बताते ज़रूर, सही बात है। चलिए नंबर 4 देखिए ज़रा, नंबर 4 है ना, इन सारे जगह पे फ्रैक्शन पार्ट भी आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 4 देखिए ज़रा, नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है दोस्त, 5 power 5 और ये कितना 24 टाइम्स इज डिवाइडेड बाई 24। जब इस चीज को 24 से डिवाइड किया जाएगा, मतलब ये जो 5 power 5 चल रहा है 24 टाइम्स, अच्छा इसको जब 24 से डिवाइड किया जाएगा तब रिमाइंडर कितना होगा निकालो। अच्छा मैं एक चीज आपको पूछूं, मैं अगर बोलूं कि 5 power 5 24 बार चला जाओ या फिर कितना भी बार चला जाओ, आंसर क्या आना है, ऑड ही आना है, ये तो समझ में आता है ना, आंसर ऑड ही आना है। तो ऑड नंबर को जब 24 से डिवाइड मारोगे तो रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ आना ही है, नॉन जीरो रिमाइंडर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जरा समझिएगा बात को, मैं इस क्लू को लाने के लिए मैं 5 power 5 डॉट अप टू 23 टाइम्स ले रहा हूं, ठीक है। मतलब इसका जो पावर है उसको मैं सोच रहा हूं कि ये क्या होगा। अभी ये क्या होगा वो तो निकालना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये क्या होगा। बहुत बच्चा इसको टी भी मान लेता है, इसको टी मान के इक्वेशन सॉल्विंग हो सकता है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, बस
समझ में आ रहा है ना। चलो, और टी मान के आप वो इन्फिनिटी वाला लॉजिक तो लगा भी नहीं सकते हो ना, क्योंकि ये फाइनाइट है। खैर जो भी हो, कि मैं ये नहीं बोल सकता कि 5 पावर 5 पावर 5 जितना भी टाइम्स जाए, ये अगर 23 टाइम्स जा रहा है तो इसका आंसर ऑड आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑड आएगा। और अगर इसका आंसर ऑड आया तो इसको मैं 2n+1 के फॉर्मेट में लिख पाऊंगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। एक काम करते हैं, n बिलोंग्स टू क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे? n बिलोंग्स टू अपन क्या लिख देते हैं? नेचुरली लिख देते हैं, क्योंकि इंटीजर लिख के तो फायदा नहीं। आप भी जानते हो कि नेगेटिव इंटीजर रखोगे तो नेगेटिव आएगा, और इसका आंसर कभी नेगेटिव आ नहीं सकता है, तो क्यों ना प्रॉपर्ली इसको डिफाइन करके रखें नेचुरली। ठीक है, अच्छा। अब ये बोलोगे सर इसी को ही आपने क्यों लिए, आपने 22 टाइम्स क्यों नहीं लिए, आपने 24 टाइम्स क्यों नहीं लिए? भाई मेरे को भी पता है कि 24 टाइम्स भी अगर लूंगा, अगर ये कोई ऑड नंबर आता है, ठीक बात है, अगर ये कोई ऑड नंबर आता है, बात को समझिएगा, एक और अगर मैं 24 टाइम्स अगर मैंने लिया तो इसको मैं क्या करना पड़ेगा मेरे को? बेसिकली एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अगर कोई ऑड आता है ना, मान लीजिए 5 स्क्वायर जो है वो कितना है? 25 है। 5 क्यूब कितना है? 125 है। 5 टू द पावर 4 कितना है? 625 है। ठीक है, तो अगर ये 5 से मल्टीप्लाई होता जाएगा ये तो ऑड ही आएगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ 23 टाइम्स लेंगे तो ही ऑड आएगा, जरूरी नहीं है ना। 24 टाइम्स लोगे तब भी ऑड आएगा, समझो मेरी बात। 24 टाइम्स लोगे तब भी ऑड आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 5 ही आना है। समझ में आ रहा है ना, यूनिट डिजिट तो 5 ही आना है। बस मैं इसको इंटरप्रेट करने के लिए इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ताकि मैं कहीं से तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करूं। यही मेरा लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि सर अनाप शनाप कुछ सोचने के लिए आपने ऐसे कर दिया, बिल्कुल नहीं। इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम में स्टार्ट कर पाऊँ, है ना। पावर में मेरा कुछ हो, जैसे उधर पावर में 2010 था, 99 था, 103 था, इस तरीके से कुछ फाइनाइट चीज आए जिससे मैं प्रॉब्लम डील कर पाऊँ, इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया। अभी बोलोगे सर 22 टाइम्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि 22 टाइम्स अगर ले जाता तो यहाँ पे 2 5 बचता, 2 5 अगर बचता तो मेरे को कोई फायदा नहीं होता, अल्टीमेटली जाके वही कैलकुलेशन लेंदी हो जाता। तो जितना सिंप्लीफाई करना है एक साथ कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर दिया और उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर दिया। तो अभी इसका फायदा क्या होगा? देखो, अभी जो आपका गिवन क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया 5 टू द पावर 2n+1 में। तो यहाँ से 5 पावर 1 अलग हो गया और ये आ गया 5 स्क्वायर होल पावर n। बात समझ में आए? अभी 5 स्क्वायर होल पावर n के पीछे क्या साजिश है? 5 स्क्वायर में 5 स्क्वायर लिखने के पीछे यही साजिश है कि 24 से डिविजिबल पूछ रहा है। तो 24 से अगर डिविजिबिलिटी पूछ रहा है तो ऑब्वियसली इस 5 स्क्वायर को मैं 1+24 लिखूंगा। ये समझ ही आ रहा होगा आपको। तो ये 1+24 होल टू द पावर n हो जाएगा। बात समझ में आया ना? 1+24 होल टू द पावर n हो जाएगा। तो अभी अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो ये क्या आएगा बोलो? या फिर आप 24+1 लिखना चाहते हैं तो और आपका मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। n से 0 24 टू द पावर n, फिर 24 टू द पावर n-1, ऐसे डिक्रीज करते करते जब तक 24 टू द पावर 0 नहीं आएगा तब तक सारे के सारे 24 से डिविजिबल होगा। तो मैं डायरेक्टली 24k लिख रहा हूँ और आखिरी वाला जो मिलेगा वो 24 पावर 0 आएगा, दैट इज 1 आ जाएगा। सही बात है। तो यहाँ से 24 इंटू 5k को मैं k डैश बोल सकता हूँ, प्लस 5 इंटू 1 को मैं 5 बोल सकता हूँ। बात समझ में आया ना? ठीक है। तो ये जो आपका गिवन एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? 24k डैश प्लस 5 में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर इसको 24k डैश प्लस 5 में कन्वर्ट कर दिए तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा? वो रिमाइंडर 5 ही आएगा। बात समझ सकते हो ना? वो रिमाइंडर कितना आने वाला है? वो रिमाइंडर 5 ही आने वाला है। मेरे पास बाकी दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी है, मैं ज़रूर आपको आंसर शेयर करता हूँ ताकि प्रॉब्लम आपसे बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाए और डाउट में आपको पूछना ही ना पड़े। ठीक है। पहले वाले का शायद 8 है, 4 है। इसका आंसर है आपके पास 8 और इसका 4। कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। समझ में आया ना? चलो, तो ये प्रॉब्लम हो गया। ये एक अच्छा प्रॉब्लम मान सकते हो आप, है ना, इसी पैटर्न के ऊपर। नंबर 5 वाला आप खुद से एक बार ट्राई करो। ट्राई करने के बाद जाकर के आप लेक्चर देखिएगा, ऐसे मत आप देख लेना, ठीक है। नंबर 5 वाला आप खुद से ट्राई करो एक बार फटाफट, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो एंड देन जाकर के आप सॉल्यूशन देखिएगा, उससे पहले मत देखना। 32 पावर 32, तो ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम डील करना चाहे तो हम किसको पकड़ना चाहेंगे? ऑब्वियसली हम सिर्फ 32 पावर 32 को,
पहले पावर को सिंप्लीफाई करते हैं ना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किए वैसे ही पहले पावर को सिंप्लीफाई करते फिर देखते क्या होता है। अच्छा, अभी जब भी पावर को मैं सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो यहाँ पे मसला भी होगा। क्यों? क्योंकि अभी 7 कैसे लाना है वो आपको सोचना पड़ेगा। 7 कैसे लाना है वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। इसको मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 5, तो ये 5 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 32 हो जाएगा 160। अच्छा, तो अभी मैं सोचूंगा 7 सर 2 क्यूब लेकर के आ जाओगे ना, तो 8 आ जाएगा, तो 1 + 7 लिख दोगे। मैं बोलूँगा अच्छा बिल्कुल सही बात बोले, तो 2 क्यूब लाने के लिए ये 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 3 से डिविजिबल है क्या ये? बिल्कुल नहीं है। 159 होता तो 3 से डिविजिबल हो जाता। तो 2 को सेपरेट कर दो, एक 2 को सेपरेट कर दो तो काम हो जाएगा शायद। तो ये 2 क्यूब होल पावर कितना आ गया, 53 आ गया। सही बात है। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 7 होल पावर 53। बात समझ में आया? क्लियर है? या फिर 7 + 1 ही लिख दो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये सारे के सारे अप टू 7⁻1 तक सबके सब 7 से डिविजिबल हो जाएगा और लास्ट में एक 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा किस फॉर्मेट में आ गया। अच्छा, इसको तो 7 में कन्वर्ट करके कोई फ़ायदा भी नहीं होगा ना। सही बोले आप सर, इसको 7 में कन्वर्ट करके क्या फ़ायदा, इसको 7 में कन्वर्ट करके तो कुछ भी फ़ायदे की बात तो दिख ही नहीं रहा है बोला। खैर एक बार देखते हैं क्या होता है। तो ये 7k' होगा। मेरे को तो 7 को पूरा कन्वर्ट करना चाहिए था, मतलब ये आ गया इस फॉर्मेट में। ये अगर इस फॉर्मेट में आया तो ओरिजिनल क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ओरिजिनल क्वेश्चन को ऐसे लिखने के चक्कर में 32 स्क्वायर मेरे एक कॉमन जाएगा और यहाँ पे 32 पावर 7 बचेगा, 32 पावर 7 बचेगा और होल पावर k' आएगा। ठीक है ना? ठीक बात है, समझ आता है, इतना तो समझ आता है दोस्त। अच्छा, तो यहाँ पे अभी 7 कैसे मैं क्रिएट कर पाऊँगा। ये नेट कितना आ रहा है, ये नेट आ रहा है आपका 2 पावर 5 35। ठीक है ना? अभी 2 पावर 35 में मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, 2 क्यूब ढूंढना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? 2 क्यूब अगर नहीं ढूंढता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी 2 क्यूब कहाँ से ढूंढे, ये कितना है, ये है आपका 2 पावर 10। 2 क्यूब अगर ढूंढना है तो किसको अलग करना पड़ेगा मेरे को 2 क्यूब अगर ढूंढना है तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग आपका 33। तो 2 स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा, तो 2 पावर 33 आ जाएगा और 33 में से 2 क्यूब होल पावर 11 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या अलग हो गया, मान लीजिए यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, ये 10 है और ये पावर में 2k' है, तो ये 10 + 2k' होगा। ठीक है, 10 + 2k' होगा, है ना? और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 को मैं 7 + 1 होल टू द पावर 11 k' ऐसे लिख दूंगा। सही बात है, क्लियर है? चलो, तो अगेन मैं थोड़ा सा लेंदी हो गया जानबूझ के प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा लेंदी हो गया प्रॉब्लम। खैर जो भी हो करते जाओ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 पावर 10 + 2k' और छोटा हो जाएगा ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अगर सोचोगे तो। बट खैर स्टार्ट कर दिया तो ऐसे चलते जाते। मेरा आइडिया तो ये था ना कि यहाँ पे मैं 7 क्रिएट करूँ, यहाँ पे 7 तो ना क्रिएट करने से भी होता। जो भी हो, तो इसको अगर मैं एक्सपांड कर दूँ बाइनोमियली तो ये अप टू 7⁻1 तक, ये कोई भी एक इंटीजर होगा तो अप टू 7⁻1 तक तो ये 7 का मल्टीपल ही होगा, है ना? और साथ में एक +1 आएगा। ठीक है, तो जब ये इससे प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये पूरा चीज़ तो 7 का मल्टीपल हो ही जाएगा। ठीक है, और 1 इंटू दिस, अभी मेरा काम हो जाएगा कि इस जगह पे मैं कैसे 7 को क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है ना? तो इस जगह पे कैसे क्रिएट करते 7 को सोचते चलिए। 2 पावर 2k' को अलग कर दीजिए और 2 पावर 10 रख दीजिए। अगेन 2 पावर 10 में अपन क्या कर पाएंगे, 2 इंटू 2 क्यूब, है ना? ऐसे लिख पाएंगे इसको, ताकि 8 आ जाए और 7 में क्रिएट कर पाओ। तो ये 2 जब इसके साथ जाकर के प्रोडक्ट में आ जाएगा तो ये 2k' + 1 आ जाएगा ना दोस्त। ठीक है, और ये है 7 + 1 होल क्यूब आ जाएगा।
है ना। तो ये अगर 7 + 1 होल क्यूब आ गया तो ये 7 के, मान लो कुछ भी बोलते K1 बोल देते हैं, है ना। 7 K1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगेन ये पूरा पूरा 7 से डिविजिबल हो गया, तो यहाँ से जो चीज़ बच गया वो कौन सा चीज़ बचा, वो सिर्फ इतना सा चीज़ बच गया। अभी इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट किया जाए, है ना दोस्त, यही अपन सोचेंगे इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट किया जाए। बट इस चीज़ को अगर कन्वर्ट करना भी है, जब तक K डैश आपको पता नहीं चलेगा तब तक कैसे कन्वर्ट करोगे आप, है ना। इस चीज़ को तो बता नहीं सकते ना अपन ऐसे कुछ। ये 7 से डिविजिबल होने के बाद जब तक K डैश पता नहीं चलेगा तब तक कैसे करेंगे बोलो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना, बिल्कुल फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे दोस्त, ठीक है, बिल्कुल फंसेंगे ना। अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं तो मान लीजिए 3K + 1, नहीं 3K + 1, इसको और आसान किया जा सकता है ना। ये सब इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक काम करते चलो, यहाँ से इसको, क्योंकि ऊपर तो 7 क्रिएट करने में कोई दिलचस्पी होना नहीं चाहिए मेरे को 32 में, तो यहाँ से अपन ऐसे कर देते ना, इसको 2² होल पावर 80 लिख देते, और 2² को 3 + 1 होल पावर 80 लिख देते। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 का मल्टीपल आ जाएगा, 3K + 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 32 × 3K + 1 होना चाहिए। अभी 7 क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए मेरे अंदर। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ से कैसे लिखूंगा दोस्त, 32 अलग कर दो, 32 ^ 3K मान लो, 32 ^ 3K मतलब 2 ^ 15K हो जाएगा ना, बिल्कुल। अच्छा, 2 ^ 15K का मतलब क्या है दोस्त, 2 ^ 15K का मतलब क्या है बोलो, डिवाइडेड बाई 7 बोला है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर 32 आ गया, ठीक है, 2 ^ 15K को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए 2³ अगर लिखता हूँ तो ये 7 + 1 और होल पावर 5K आ जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया, इसको तो मैं 7K डैश + 1 बोल सकता हूँ। तो जब ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो 7K डबल डैश + 32 हो जाएगा, और 32 में से 28 को हटा दीजिए तो ये 7K ट्रिपल डैश आ जाएगा, प्लस 28 अगर हटेगा तो बचेगा कौन, 4, रिमाइंडर कौन हो गया, 4 हो गया। देखो ना कितना आसानी से हो गया, समझो। बट पहले हम अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाए, क्यों, क्योंकि हम ऊपर भी 7 के बारे में सोच लिए। ऊपर 7 के बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है ना, ऊपर जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके ला करके पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पावर का पावर अगर आपको दिया जाता है तो ऑब्वियसली आप ऊपर वाले को सबसे पहले पावर को खत्म करोगे और पावर को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बेस के ऊपर बैठा दोगे उसको, तो आराम से ये सिंप्लीफाई करके किसी ना किसी फॉर्मेट में आ जाएगा। इस प्रॉब्लम में भी हमारा वही थॉट लगा, और पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारा थॉट वही था एग्जैक्टली। इसमें कोई डिफरेंसेस कहीं पे भी नहीं दिखा मेरे को। चलिए आगे बात करते अगले क्वेश्चन। दैट इज अगला जो पैटर्न है आपका, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि दोस्त यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ये सब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये सब थियरी लिखा गया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ये सब के ऊपर, ठीक है। फॉर्मेलिटी है इसीलिए मैं लिखा था, अदरवाइज मैं लिखाता भी नहीं हूँ सब, ठीक है। चलो कि अगर मैं बात करूं कि यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट कन्वर्ट करना है, यूनिट डिजिट अगर कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली हम जो है बाइनोमियली उसको एक्सपांड करने को सोचते हैं, किसके टर्म में, 10 के टर्म में, है ना। सारे केस में अगर आपको यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट निकालना है तो ऑब्वियसली उसको आप बाइनोमियली एक्सपांड करने के बारे में सोचोगे किसके टर्म में, 10 के टर्म में, ताकि 10 का मल्टीपल आ जाए। और 10 का मल्टीपल +3 अगर ये आ जाए तो पता चल जाएगा ना कि भाई 10 का मल्टीपल अगर है तो लास्ट में तो एक 0 आएगा, और +3 अगर है तो वो 3 जब 0 के साथ जाकर के ऐड होगा तो वो एक 3 आपके पास आ जाएगा,
ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखा गया है कि पहले इस चीज को आपको एडजस्ट करना है इस फॉर्मेट में 10k + -1 होल टू द पावर m, ठीक है ना। और फिर लास्ट डिजिट के लिए, यूनिट डिजिट के लिए आपको 10 कॉमन लेना है, लास्ट 2 डिजिट के लिए 100 कॉमन लेना है, लास्ट 3 डिजिट के लिए 10,000 कॉमन लेना है, एंड सो ऑन चलते जाना है। अभी क्यों कॉमन लेना है ये सब देखेंगे हम प्रॉब्लम में, ठीक है, ताकि उसी से फील बन रहा है इसीलिए कॉमन लेना है, सिंपल सा बात है। और सिर्फ यूनिट डिजिट अगर निकालना चाहते हो तो सिर्फ यूनिट डिजिट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेकंड वाला पैटर्न जो है वो सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए वैलिड है। तो यूनिट डिजिट अगर सिर्फ निकालना चाहते हो तो उसमें आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि भाई अगर n⁻m का यूनिट डिजिट निकालना चाहते हो तो मान लो n⁻m बहुत बड़ा नंबर है इस तरीके से, ठीक है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि n⁻m का यूनिट डिजिट वही होगा जो n का यूनिट डिजिट का पावर m का यूनिट डिजिट होगा, है ना। मतलब इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 1 का यूनिट डिजिट है, समझ रहे हो ना। n⁻m का यूनिट डिजिट वही होगा जो n का यूनिट डिजिट के पावर में m रखेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा, समझ रहे हो, एग्जैक्टली क्लियर है। तो लेट द यूनिट डिजिट ऑफ n बी k, द यूनिट डिजिट ऑफ n⁻m इज द यूनिट डिजिट ऑफ k⁻m। बात समझ में आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वही हो जाएगा आपका पूरा नंबर का यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है, ठीक है ना, कि अगर आपका k⁻m इस फॉर्मेट में आ जाता है 2⁴n+1 या 2⁴n+2 या 2⁴n+3 या 2⁴n, तो आप यूनिट डिजिट आराम से निकाल सकते हो। सिमिलरली 3 के पावर में आया, 4 के पावर में आया, 5 के पावर में आया, तो ऐसे आप करके निकाल सकते हो ना कि 3⁴n क्या होता है, 3⁴n+1 का क्या होगा, 3⁴n+2 का क्या होगा, 3⁴n+3 का यूनिट डिजिट वगैरह ये सब क्या होगा। अकॉर्डिंगली हम लोग निकाल सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं है मेरे ख्याल से, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम के साथ साथ चीज़ें फील आना स्टार्ट होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको बोला गया है यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट निकालना है 3⁴ का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3⁴, इसका लास्ट क्या निकालना है दोस्त, 2 डिजिट निकालना है, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा तो हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले क्या सोचेंगे कि सर कैसे भी करके ना 2 लेकर के आ जाओ पहले, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है सर। अच्छा 2 अगर लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3² लेकर के आ जाते हैं 9 और उसको 10-1 लिख देंगे, यही थॉट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल यही थॉट रहेगा। तो अपन यहाँ से 3² और पावर 200 लिख देते, तो ये 9 पावर 200 बन जाएगा, और 9 को एग्जैक्टली हम लोग 10-1 पावर 200 लिख देंगे। बात समझ लो, क्लियर। चलिए तो आप अभी कहानी को समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे कि सर अगर मैं ना इसको ब्रेक करना चाहूँ सर, ठीक है, तो इसको तो मैं डायरेक्टली 10k + 1 201 टर्म्स है तो आखिरी वाला प्लस में आएगा, तो इसको तो डायरेक्टली 10k + 1 लिख सकता हूँ सर। बट 10k + 1 लिख के हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा जानते हो सर? क्योंकि आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि भाई मसला ये है सर कि अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं इसको, अगर मैं बात करूं सर लास्ट 2 डिजिट का, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट का, तो लास्ट 2 डिजिट को अगर आप लाना चाहते हो तो आपको 100 कॉमन लेना चाहिए ना सर। 10 कॉमन लेने से तो काम नहीं चलेगा। अभी क्यों 100 कॉमन लेना चाहिए भाई? 10 अगर कॉमन लेते हैं तो मान लो 1 0 आएगा उसका लास्ट में, इतना ही तो आप कंफर्म करोगे ना। हो सकता है 2 0 आ रहा होगा बट एक ही 0 आपको दिखेगा, ठीक बात है। एक ही 0 अगर आपको दिखता है तो एट द एंड आप क्या बोलोगे, जब यूनिट डिजिट यहाँ पे प्लस में समथिंग कुछ 1 रहेगा तब तो ये 11 आ जाएगा। बात समझ में आया ना। और एक ही 0 अगर आया लास्ट में तो सेकेंड लास्ट डिजिट जो होगा वो कौन होगा वो आप नहीं जानोगे, बिल्कुल नहीं जानोगे। कैसे जानोगे आप? आपको बल्ले नहीं पड़ेगा। समझ आया ना। तो इसीलिए ना अकॉर्डिंगली आपको सोचना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर जब भी मैं इसको ब्रेक करूंगा बाइनोमियली तो एकदम लास्ट टर्म जो आएगा उसमें 10 क्या आएगा, 10 अकेला आएगा, ठीक है। बट उससे जस्ट पहले वाले टर्म में क्या आएगा, 200C। लास्ट वाला टर्म एकदम क्या आएगा, देखो स्टार्टिंग होगा 200
C0 10 टू द पावर 200 इंटू 1 से, फिर माइनस, ऐसे करते करते एकदम लास्ट वाला जो माइनस वाला टर्म आएगा वो क्या आएगा, सेकेंड लास्ट 200 C 199, ठीक है, और 10 टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस 1 इंटू 1 टू द पावर 199 प्लस 200 C 200 10 टू द पावर 200 इंटू 10 टू द पावर 0 इंटू 1 टू द पावर 200, ऐसे ही चलेगा कहानी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप इस जगह तक जाकर के देख रहे हो 200 से 99 मतलब यहाँ पे भी एक 200 आएगा और 200 और 10 मिलकर के ये 2000 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या मैं आराम से 100 नहीं कॉमन लेके जा सकता, बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। जैसे मैं 100 कॉमन लेकर के जाऊँगा तो साफ बाजू में क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा ना दोस्त। और अगर ध्यान से तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ से तो अपन 1000 भी कॉमन लेके जा सकते हैं, बट एज हमें उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे कि सर 100 को ही कॉमन निकालो। क्या करो सर, 100 को ही कॉमन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर 100 को ही सर कॉमन निकालोगे, है ना, 100 को ही अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर एक इंटीजर आएगा, वो क्या आएगा अपने को फर्क नहीं पड़ता है उससे, बट हमें इतना पता है कि बाजू में +1 आएगा। और अगर हम 100 कॉमन ले रहे हैं जबकि 1000 कॉमन जा रहा है यहाँ से, बट फिर भी हम 100 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। लास्ट 2 डिजिट से अगर मतलब है तो जो चीज प्लस में है उसके अलावा बस यहाँ पे जो भी चीज आएगा उसका लास्ट 2 डिजिट 00 होना चाहिए, ताकि मैं ऐड करके बता पाऊं तो क्या आएगा, ठीक है। हमें इतना पता चल गया ना कि इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 00 होगा। उससे पहले कुछ भी हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उससे पहले यहाँ पे 0 आ भी जाए नहीं भी आए उससे मेरे को मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है मेरे को बस इससे मतलब है कि लास्ट 2 प्लेस में तो सर 0 आ गया ना, और क्या चाहिए। तो जब इसके साथ आप 1 ऐड करेंगे जाकर के तो लास्ट 2 डिजिट जो आएगा वो 0 और 1 इस टाइप में ही तो आएगा ना, क्लियर है। अगर यहाँ पे 1 ना होकर के 87 होता तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाता, 87 होता। ये 0 के साथ 7 ऐड होके 7 आता, ये 0 के साथ 8 ऐड होके 8 आता, फिर उसके बाद में कहानी जो है वो स्टार्ट होता। यहाँ पे 0 आ भी जाए नहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ में आया ना। वही चीज अगर इसी क्वेश्चन में लास्ट 3 डिजिट आपको पूछता तो भी आप बता सकते हैं ना कि सर 1000 कॉमन लेके जा सकते, देखो 1000 कॉमन लेके जाएंगे तब भी अंदर के आएगा। तो अगर 1000 कॉमन लेके जाएगा तो ये कंफर्म हो गया कि पहला यहाँ पे 3 0 मिलेगा, उसके बाद 0 मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। 1 जैसे ही ऐड करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट तो 001 ही आएगा ना, क्लियर है। और यूनिट डिजिट तो आपको दिख ही गया, यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। लास्ट 2 डिजिट अगर पता चल गया तो यूनिट डिजिट अलग से निकालने का जरूरत है क्या, जरूरत ही नहीं बोले, आराम से पता चल जाएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो वही खेल आपको खेलना है, अकॉर्डिंगली चीजों को समझ करके समेटना है, बात समझो, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में हम लास्ट 3 डिजिट कर लेते हैं, है ना, लास्ट 3 डिजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर अगर मेरे पास है तो मैं तुरंत आपको फटाफट बताना दूं आंसर्स। आंसर हाँ 681। चलिए देखते हैं आता ही नहीं आता है, चलिए देखते हैं। क्योंकि देखो मैं बाकी सारे नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हो अगर मैं लास्ट 3 डिजिट निकाल देता हूं तो लास्ट 2 डिजिट तो ऐसे ही आएगा ना, और यूनिट डिजिट भी ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। बट इसका मतलब नहीं है कि सारे जगह पे आपको वही करना है ना। आपको लास्ट यूनिट डिजिट अगर पूछा है तो डायरेक्टली आप ये वाला सेकंड वाला थॉट ही लगा सकते हो, आपको इतना कुछ करने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो 7 टू द पावर 256 में मैं लास्ट 3 डिजिट बताता हूँ आपको क्या होगा। 7 टू द पावर 256 अपन क्या सोचेंगे यहाँ पे कि कैसे करके अपन क्या ला के 10 का पावर कुछ कुछ लेकर के आ सके। तो 10 का पावर लाने के लिए यहाँ पे 10 एक 0 तो होना चाहिए, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते जरूर। और 17 स्क्वायर हो जाएगा 289, तो ये 289 टू दी पावर 128 हो जाएगा। तो 289 पावर 128 अगर है तो 289 को अपन 290 माइनस 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा अपने को। सही बात है, यहाँ पे एक 0 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्त। 290 माइनस 1 होल पावर 128, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अब ये 290 जो है उसको अगर अपन ब्रेक करना चाहें तो क्या होगा, ब्रेक कर दीजिए ना। 128 से 0 290 पावर 128, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। टोटल 129 टर्म्स है तो लास्ट वाला प्लस में आएगा, ठीक है।
तो आप ये समझ रहे होंगे कहानी में कि सर पहले तो कहानी स्टार्ट होगा 128C0 290 पावर 0 से, ठीक है, ऐसे कहानी, सॉरी 290 पावर 128। तो अगर लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो मेरे को 3 जीरो चाहिए। तो एग्जैक्टली ये इसका पावर जब 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर अगर 1 है तो 1 जीरो बाहर आएगा, तो पावर 3 जब होगा उस वक्त मेरे को रोक देना चाहिए उसको, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ 128C0 290 पावर 3, ठीक है ना, और साथ में 1 टू दी पावर क्या आ जाएगा, 128C0 नहीं आएगा, ऑब्वियसली 128C 125, फिर इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा और यहाँ पे 1 टू दी पावर 125 आएगा, ठीक है। और माइनस क्या प्लस आएगा दोस्त, माइनस 1 टू दी पावर 125 माइनस आ जाएगा, सही बात है, क्लियर है। चलो फिर उसके बाद आएगा आपके पास 128C 126 इंटू 290 पावर 2, फिर आएगा माइनस 128C 127 290 पावर 1, और लास्ट में आ जाएगा 128C 128 इंटू 1 बोल सकते हो आप। अब ये जो पूरा हमारे को लास्ट 3 डिजिट निकालना है, इसीलिए मैंने 3 जीरो का बंदोबस्त रखा। मेरे को इतना पता है कि यहाँ से 1000 कॉमन आ रहा है, अगर यहाँ पे 1000 कॉमन आ रहा है तो बाकी सब में 1000 कॉमन आएगा ही आएगा, तो इसको मैं 1000 के तो लिख ही पाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। 3 जीरो आ गया, अभी बस इसको कैलकुलेट करना है इज्जत से, बस काम खत्म। बट इसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। 128 127 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 290 इंटू 290 माइनस 128 इंटू 290 और प्लस 1, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से 1 2 से अगर इसको उड़ाएंगे तो 145 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा 1000 के प्लस, अगर मैं ध्यान से बात करूँ तो 290 इंटू 128 कॉमन आ जाएगा, ये पूरा पार्ट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 127 इंटू 145 माइनस 1 प्लस 1। बात समझ में आया, क्लियर है। अभी बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पता चल जाएगा। और एज मेरा क्षमता तो है नहीं इसको मैं कैलकुलेट करूँ मेरा दिमाग से, तो मैं थोड़ा सा मोबाइल वगैरह का यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप जानो और आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ जाओगे दोस्त। बात समझ हो ना, बस आप खुद समझदार हो, आप ऐसे ही चीज़ों को समझ करके निपटा देंगे। 127 इंटू 145 18,414 आ जाएगा, तो 18,414 इंटू अगर मैं करूँ 290 इंटू अगर अपन करें 128, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है 1 के साथ ऐड करने के बाद एक बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, और वो नंबर होने वाला है 683527681। ये पूरा सिंप्लीफाई करके ये आने वाला है। अगर ये पूरा सिंप्लीफाई करके ये आने वाला है तो ये 3 जीरो तो यहाँ पे मिलेगा, और इधर कितना भी बड़ा हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लास्ट 3 तो इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, बट मेरे को लास्ट 3 डिजिट से मतलब है, तो ऑब्वियसली लास्ट 3 डिजिट कौन होगा, 681 ही होगा। लास्ट 2 डिजिट कौन होगा, 81 होगा, और यूनिट डिजिट कौन होगा, 1 होगा। अभी इसको डायरेक्टली अगर तुम इस ट्रिक बोलो या फिर जो भी थॉट बोलो, इस थॉट से अगर डायरेक्टली यूनिट डिजिट निकालना चाहते तो कैसे करते, देखो तुम डायरेक्टली बोलते कि सर 7 टू दी पावर 256 में जो यूनिट डिजिट होगा वो तो 7 टू दी पावर 256 में जो यूनिट डिजिट होगा वही होगा ना, क्योंकि हम क्या बोलते थे n टू दी पावर m में जो यूनिट डिजिट होगा वो n का यूनिट डिजिट का पावर में 256 रखेंगे, तब जो यूनिट डिजिट आएगा उसके बराबर होगा, ठीक है। और अभी इसको आप 4n के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल है क्या, ये 6 आ जाएगा 16, हाँ ये तो 4 से डिविजिबल है, मतलब 7 टू दी पावर 4n का जो यूनिट डिजिट होगा वही फॉर्मेट में रहेगा। तो 7 टू दी पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, सोच लो। अगर n का वैल्यू 0 पुट करते हो तो 7 टू दी पावर 4n का यूनिट डिजिट 1 आएगा। कंफ्यूजन है और आगे चले जाओ, 7 टू दी पावर 1 तो 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में चला जाएगा, उसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। प्लस 2 अगर करते हैं तो आ जाएगा 49, फिर प्लस 3 अगर करते हैं तो आ जाएगा लगभग आपके पास 3, और अगर प्लस 4 कर देते हैं तो 7 टू दी पावर 4 का यूनिट डिजिट अगेन 3 इंटू 7 जब होगा तो 21, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तो ये कंफर्म हो गया, n का वैल्यू कोई भी इंटीजर अगर होता है तो 7 टू मतलब कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर मान लो तो 7 टू दी पावर 4n का यूनिट डिजिट 1 ही होगा।
ठीक है, तो उसी लॉजिक से अपन ने यहाँ पे जज कर लिए। समझ गए मेरी बात? क्लियर है दोस्त? चलो, तो मेरे ख्याल से पूरा कहानी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अभी, और आपको किसी प्रकार का कोई हेल्प का जरूरत नहीं हो रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में डालूंगा, ये जरूर आप खुद से करके आइएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में ही डालूंगा। अपन 5 में करते, 5 6 करते। चलिए ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बढ़िया तरीके से एकदम नोट वोट बना लीजिएगा, बोला प्रॉपर्ली समझ के, ऐसे नहीं बस नोट ही बना रहे हो, नहीं, थॉट को पकड़ना है कि थॉट क्या है। ठीक है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 23 पावर 14। अगर मैं बोलूँ 23 पावर 14 का लास्ट 2 डिजिट, तो अगेन आप क्या बोलोगे कि सर कैसे भी करके ना आप यहाँ पे वो कन्वर्ट करो, जीरो लेकर के आओ। तो जीरो कैसे लेकर के आएंगे? ऑब्वियसली 23 स्क्वायर होल पावर 7 सोचेंगे, ये हो जाएगा 529, क्योंकि 23 स्क्वायर 529 होता है मेरे ख्याल से, है ना, 529 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी एक जीरो आ गया ना, 530 माइनस 1 होल पावर 7। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा, मेरे को लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो 100 कॉमन चाहिए, तो 530 स्क्वायर तक मेरे को रोक देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा, है ना, ऐसे आता जाएगा ये, फिर उसके बाद वाला माइनस आएगा, ऐसे चलता जाएगा, और जब स्क्वायर आएगा तब तो प्लस आ जाएगा। स्क्वायर तक मेरे को रोक देना होगा खुद से, और इस वक्त यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, 1 टू द पावर 5। ठीक है, फिर आएगा -7 530 होल पावर 1, दैट इज 7 - 6 1 और 1 टू द पावर 6, और लास्ट वाला आएगा 7 530 होल पावर 0 इंटू 1 पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा चीज है, इसके अंदर पूरा क्या रहेगा, यहाँ पे अगर 2 0 मिल रहा है तो 100 आ जाएगा, तो बाकी सब में तो 100 मिलेगा ही मिलेगा, तो ये 100K हो गया, है ना। और अगर मैं बात करूँ आगे की बात, तो आगे की बात आप देख सकते हो कि सर 7 ये 7 इंटू 530 जितना भी है कर लो सर, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1, सही बात है। तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 37 11 नहीं 09 3709 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना आपको? 3709 हो जाएगा। चलिए, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 100K तो कॉमन लेकर के आ गया हमने, बट आखिरी में कैलकुलेशन आ गया। हमारा कैलकुलेशन तो सही है ना भाई, 7, हाँ सही तो होना चाहिए, बिल्कुल 3710 सही, 3709। अच्छा, अभी आप समझ गए होंगे दोस्त कि अगर ऐसा कहानी चलता है, ठीक है, और यहाँ पे 3709 आ रहा है, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँगा, ठीक है, तो क्या आएगा, 1 का कैरी आएगा, 10 - 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इससे कुछ सब्ट्रैक्ट होकर के जो भी चीज़ बचेगा वो 9 ही बचेगा। तब समझ रहे होंगे कि सर लास्ट 2 डिजिट तो कन्फर्म है, क्या होगा, 91 ही होगा। ठीक है, मैं फट से एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, आंसर चेक कर लूँगा तो बोला पूरा कन्फर्मेशन आ जाता है। ठीक है, हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है, अरे यार वो आंसर तो हमारे पास कुछ और ही दिया हुआ है, 09 दिया हुआ है लास्ट 2 डिजिट, बट यहाँ पे हमारे पास तो 91 आ रहा है दोस्त। 09 कैसे होगा, मतलब यहाँ पे एडिशन आ रहा है, एडिशन आ रहा था क्या, एडिशन कैसे आ जाएगा, 7 टर्म 8 टर्म, लास्ट वाला नेगेटिव होगा। हाँ, अरे यार गड़बड़ कर दी ना हमने, -1 टू द पावर 5 तो माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। ठीक है ना, चलो 3710 - 1 तो ये प्लस 3709, तब तो पता चल गया लास्ट 2 डिजिट 0 के ना 9 ऐड होके 9 आएगा, और 0 के साथ 0 ऐड होकर के 0 आएगा, ये तो पता चल गया 09 आ गया। बट इत्तेफाक से मेरा जो भी क्वेश्चन बनता है, आप जानते हो वो अच्छा क्वेश्चन ही हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो भी आपको पूछता कि अगर सब्ट्रैक्शन करना पड़े किसी जगह पे, तब क्या सोचेंगे अकॉर्डिंगली, तब ऐसे ही सोच सकते हैं ना कि 10 - 9 1, और यहाँ पे 9 से 0 गया तो 9 आ जाएगा, क्लियर, तब 91 हो जाता अगर किसी क्वेश्चन में ज़रूरत हो। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर पूछता है तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में जो मैंने होमवर्क डाला, इनका यूनिट डिजिट निकालिए, इनका यूनिट डिजिट निकालिए, काम हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ दीजिए ना, है ना, अगर इस नंबर पे एक यूनिट डिजिट है, इस नंबर पे एक यूनिट डिजिट है, तो ओवरऑल यूनिट डिजिट जो होगा इन दोनों का एडिशन का
इक्वली तो होगा ना, सिंपल सा लॉजिक है, यूनिट डिजिट के साथ ऐड होगा, ऐसे ही तो एडिशन होता है, बेसिक नॉलेज जो भी है आपका, ठीक है। तो ये 09 हो गया दोस्त, क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये 09 हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा चलिए एक बार यूनिट डिजिट उस थॉट से निकाल करके देख लेते हैं। इसका जो यूनिट डिजिट होगा 23 पावर 14 का, वो तो वही होगा ना जो 3 पावर 14 का यूनिट डिजिट है, ठीक है। अच्छा तो ये किस प्लेटफॉर्म में है, 3 पावर 4n प्लस 2 का प्लेटफॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू 0 रख दीजिए, क्या आएगा 3 स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है 9, n का वैल्यू 1 रख दीजिए, 3 पावर क्या जाएगा 6, 3 पावर 6 का यूनिट डिजिट कितना होगा 81 इंटू 9, 9 ही तो आएगा, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि इस फॉर्मेट का यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 9 ही होगा, वही यहाँ पे लिखा गया है सिमिलरली फाइंड फॉर 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हो ना। तो इसका यूनिट डिजिट 9 अगर हो गया तो इस ओवरऑल क्वांटिटी का यूनिट डिजिट भी डायरेक्टली हम 9 बता सकते हैं, बट ये यूनिट डिजिट तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। अगर आपको लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट निकालना पड़े तो आपको वही थॉट लगाना पड़ेगा कि 100,000 कॉमन लेना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये जो थॉट है ना सेकंड वाला, जो ये वाला थॉट अभी मैंने बताया, ये इस तरीके बड़े बड़े क्वेश्चंस में जरूर काम आ जाता है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में आप अगर 100 का पावर ये सब अगर ढूंढने जाओ, 10 का मल्टीपल में कन्वर्ट करने जाओ तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम, नहीं। तो उस वक्त आप ये सब सोच सकते हो अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं बोलूँ इसके पावर अगर ये रखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप क्लियरली बोलोगे सर इसके पावर इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 टू द पावर इसका जो यूनिट डिजिट होगा उसके इक्वल होगा, और आप जानते हो 1 टू द पावर दिस इज नथिंग बट 1, तो 1 का यूनिट डिजिट तो 1 ही होता है ना, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा वो डिजिट के फॉर्मेट में ही तो आएगा ना, इस चीज का ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसका लास्ट डिजिट लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया 2 से 9 तक सबका यूनिट डिजिट याद रखने का जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है, आप खुद से ही तो फाइंड कर सकते हो ना इस तरीके से जैसे अभी मैं जज कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो किसका यूनिट डिजिट के इक्वल हो जाएगा, 2 पावर 9876543 के यूनिट डिजिट के इक्वल हो जाएगा। अभी इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कीजिए 4 पे, 4 से डिवाइड कीजिए पता चल जाएगा। इसको अगर 4 से मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 18 तो 16 आएगा, फिर मान लीजिए 36 9 1 14 बच रहा है 23 32 8, ये तो 4n के फॉर्मेट में है, ये तो 4 से डिविजिबल है दोस्त, ये तो 2 पावर 4n प्लस 0 के फॉर्मेट में है। अगर ये 2 पावर 4n प्लस 0 के फॉर्मेट में तो निकालना कितना आसान है दोस्त, आप खुद सोचिए ना। यहाँ पे आप 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए ना सर, मैं आपको 1 पुट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, है ना। 2 पावर 4 में कितना आएगा, अब देख लीजिए ना कि 2 पावर 4n का यूनिट डिजिट क्या है, 2 पावर 4n वाले पार्ट का यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, 2 पावर 1 रखिए तो 2 पावर 4 16 देगा, 6 आ जाएगा। 2 रखिए मान लीजिए 2 पावर 8 का भी कितना आता है 256, उधर भी तो 6 ही आएगा ना, ठीक है। बस 0 पुट करके मत चेक कीजिएगा, हाँ 0 गड़बड़ कर देगा ना, 0 अगर किसी की भी पावर में आया तब तो वो 1 ही देगा ना, ठीक है। तो ये सब जो भी चेकिंग आप करेंगे वो n बिलोंग्स टू नेचुरल्स के लिए करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 अगर सेटिस्फाई हो भी गया, जैसे 3 पावर 4n का यूनिट डिजिट 1 आएगा और 3 पावर 0 का भी 1 आएगा, तो उस जगह पे कोइंसिडेंटली वो मैच हो गया, बट हर जगह पे होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो इसीलिए आप नेचुरल नंबर्स को पुट करके चेक करेंगे। तो पता चल गया कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 ही होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा वो वही यूनिट डिजिट होगा जो 3 पावर 3 4 5 6 7 8 9 का यूनिट डिजिट है। अभी इसको 4n के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये 4n है या 4n प्लस 1 है, ये 4n प्लस 2 है या 4n प्लस 3 है। अगर ये 3 पावर 4n के फॉर्मेट में है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 3 पावर 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में तो इसका यूनिट डिजिट ऑब्वियसली क्या आएगा 81 इंटू 3, दैट इज यहाँ पे 1 मान लीजिए, 81 इंटू 3 आएगा ना, दैट इज 3 आ जाएगा। 3 पावर 4n प्लस 2 के फॉर्मेट में अगर आता है ये वाला तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 81 इंटू 9, दैट इज 9 आएगा। और 3 पावर 4n प्लस 3 अगर आता है तो 81 इंटू कितना 81 इंटू आपका 27, तो 81 इंटू 27 जैसे ही करने जाएंगे तो यूनिट डिजिट कौन आएगा ऑब्वियसली 7 आएगा, ठीक है। तो वही थॉट अपनाना चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर 3 पावर 4n प्लस 4 जो है वो तो 3 पावर 4n का फॉर्मेट में ही चला गया, 3 पावर 4n प्लस 5 जो है वो तो 3 पावर 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। अब जानते हो ना कि किसी भी नेचुरल नंबर को आप 4n प्लस 1 4n प्लस 2 और 4n प्लस 3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, इसीलिए हम लोग ये थॉट यूज करते 4n वाला थॉट। बात समझ में आया, क्लियर है।
चलिए अकॉर्डिंगली अगर आप ये सब यूज़ ना करके मैनुअली जज करना चाहते हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट करने को तो कर लोगे ना, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि बेसिक अरिथमेटिक सबको आता है और वही चीज़ आ रहा है घूम फिर के। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक मैंने सफिशिएंट एप्लीकेशन आपको समझा दिया, बता दिया है ना। अभी जो हमारा अगला पार्ट है उसमें हम डायरेक्टली जंप करते हैं और उसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्या समझाना चाहता है हमें और कैसे उनके प्रॉब्लम्स होगा। लास्ट एक और पार्ट बाकी रह गया एप्लीकेशन का, उसको कवर करते हैं, देन कवर करने के बाद हम मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी हमारा लास्ट एप्लीकेशन बाइनोमियल थ्योरम का, कि दो नंबर के बीच में हम लोग बेसिकली कंपैरिजन जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फेमस इनइक्वालिटी है जो काम आ जाता है क्वेश्चंस में डायरेक्टली किसी बार, तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, एक आध को मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। देखो नंबर 1 वाले को अगर मैं प्रूफ करना चाहता हूँ तो प्रूफ भी कर सकता हूँ। जस्ट इसको बाइनोमियली एक्सपांड कर दीजिए, आपको दिख जाएगा कहानी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको बाइनोमियली एक्सपांड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, NC0 1 टू दी पावर जो भी आएगा उसको तो इग्नोर कीजिए और 1/n टू दी पावर 0 आएगा। फिर NC1 1/n आएगा, फिर NC2 1/n², ऐसे ही कहानी चलता जाएगा। ठीक है, NC एक और लिख लेता हूँ, NC3 1/n³, ऐसे ही कहानी चलता जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा और ये n इंटू 1/n ये भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 1 + 1 प्लस NC2 कितना आ जाएगा दोस्त, NC2 आ जाएगा, हाँ n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू n बच रहा है। ठीक है, समझ में आया ना, बेसिकली 2 फैक्टोरियल है। फिर n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n, ऐसे ही चीज़ें बचता जाएगा। ठीक है, तो एज यहाँ पे 1 + 1 2 आ रहा है, तो ये तो मैं क्लियरली कंक्लूड कर दूंगा ना कि n अगर बहुत बड़ा हुआ तो ये सारे चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इस पूरा चीज़ को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो बोल पाऊंगा। ठीक है, समझ में आया। और अभी इसको मेरे को लेस देन 3 दिखाना है, वो मैं कैसे दिखा सकता हूँ ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा 1 को मैं रहने देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, 1 को मैं रहने देता हूँ मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई पैटर्न आपको नज़र आ रहा है क्या, कोई ना कोई पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अच्छा मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, चलो एक बार इक्वालिटी दे के एक और लाइन एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ। 1/2 फैक्टोरियल को रहने दो, इस n को n से उड़ा दिया, इस n-1 को n से अगर उड़ाता हूँ तो ये 1 - 1/n आ जाएगा। बिल्कुल, ये 1/3 फैक्टोरियल, ये 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो ये सारे क्वांटिटी तो 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा क्वांटिटी के साथ 1/3 फैक्टोरियल प्रोडक्ट होगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी 1/3 फैक्टोरियल से तो छोटा होगा, ये भी 1/2 फैक्टोरियल से ज़रूर छोटा होगा। तो दिस शुड बी लेस देन 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे अपन बोल पाएंगे ना दोस्त। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 माइनस कुछ आ रहा है, n तो पॉजिटिव है तो 1 माइनस पॉजिटिव, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा, किसी भी चीज़ को 1 से छोटे वाले वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वैल्यू और छोटा हो जाता है। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वांटिटी इससे छोटा है, ये क्वांटिटी इससे छोटा है, अगला वाला क्वांटिटी इससे छोटा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो सीरीज है वो इस वाले से बड़ा ही होगा। क्लियर है क्या, सिंपल सा लॉजिक। अच्छा, अभी यहाँ पे भी आपको कुछ फील नहीं आ रहा है बोला, तो इसको भी मैं लेस देन इक्वल टू ऐसे बोल सकता हूँ ना, ऐसे बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, देख लो। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो चलो यहाँ तक तो मैंने सेम रखा, ये 1/6 है, ये 1/4 है ना। ऑब्वियसली 1/6 1/4 से छोटा है। ये 1/24 है, ये 1/8 है। ऑब्वियसली 1/8 1/24 से बड़ा है। अगला वाला 1/120 होगा, अगला वाला 1/16 होगा, तो 1/16 1/120 से बड़ा है। तो ये सारे पार्ट अगर इन सब से बड़ा आ रहा है तो मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, ऑब्वियसली लेस देन सिंबल लगा के, मतलब ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन इससे छोटा हो गया। क्लियर है क्या। और ये मेरे को लाने का एक ही लॉजिक है, क्यों, क्योंकि मैं इसका सम निकाल सकता हूँ, ये जीपी सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसका सम निकालना चाहते हो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं जीपी को पकड़ता हूँ तो a डिवाइडेड बाई 1 - r। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी है ना, a डिवाइडेड बाई 1 - r, इसको a मान लिया, 1 - r हो जाएगा। बात समझो, क्लियर है क्या। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो दोस्त कि कहानी जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, कि ये ½ बाई ½ 1 हो जाएगा और 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। बात समझ गए।
क्लियर है? तो उसी चीज को आपको एग्जैक्टली समझ करके रखना था, और कुछ नहीं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, विश्वास करो तो और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा चीज़ आपको समझना था। इतना सा चीज़ अगर आपने समझ गए अच्छे से तब तो काम हो गया बोला, और कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर है? चलो चलिए, तो मेरे ख्याल से आप कहानी पूरा समझ गए कि क्यों ये इनइक्वालिटी 3 से छोटा है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बड़ा फेमस इनइक्वालिटी है। लिमिट्स में भी आपको कैलकुलस में ऐसा क्वांटिटी दिख जाएगा। 1 + 1/n होल पावर n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, लेस देन 3 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगला वाला इनइक्वालिटी आप मेमोराइज कर लीजिए, इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और ऊपर वाले रिजल्ट को यूज करके ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो ऐसे इसका कोई खास ज़रूरत नहीं है हमारे को, इसीलिए मैं बस याद करा रहा हूँ आपको। याद रख लीजिएगा, कहीं पे भी कुछ भी डायरेक्टली अगर काम आ जाता है तो आ जाएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होगा, खास कुछ एप्लीकेशन नहीं है इनका। ठीक है, चलो अगर आप करना चाहते हो पीएमआई से आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोला ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ होगा और पीएमआई यूज़ होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्लियर है? तो चलिए, अच्छा यहाँ पे ना बहुत बच्चा मेरे को अच्छा डाउट भी पूछता है। क्या पूछता है जानते हो? कि सर जीपी सीरीज अगर यहाँ से कंसीडर करे तब तो 1/2 आता ना, तब तो यहाँ पे 4 आ जाता। हाँ भाई, अगर कोई 4 से छोटा है तो वो 3 से भी छोटा हो सकता है। ठीक है, बट अगर वो 3 से छोटा हो गया तो 4 से छोटा तो होगा, ये कंफर्म है ना? बात समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए लीस्ट के लिए आपको सर्च करना है। अगर मैं यहाँ से जीपी कंसीडर कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इनफाइनाइट जीपी कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 मिलेगा, तो 4 मिलेगा तो मेरे को कोई खास फायदा नहीं होगा, है ना? और भी छोटा मैं सोचूंगा ना, क्या और छोटा मिल सकता है क्या? अब ये बोलोगे तो क्या यहाँ से कंसीडर करे तो क्या और छोटा मिल जाएगा? यहाँ से कंसीडर करे तो क्या और छोटा मिल जाएगा क्या? सोच करके देखिए, डेफिनेटली 1/2² है और नीचे क्या आ जाएगा? 1-1/2 आ जाएगा दोस्त। आएगा नहीं आएगा 1-1/2? आप खुद बताइए ना। 1-1/2 यहाँ पे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पे अगर मैं 1/2² कंसीडर करूँ और 1-1/2 अगर मैं नीचे लिखता हूँ तब तो ऊपर 1/4 आएगा और नीचे 2 आएगा, तो ये 1 + 1 + 1/4 आ जाएगा, ये तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो एक कंट्राडिक्शन टाइप का नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आप ध्यान से सोचिएगा कि आपका जो इनइक्वालिटी था उसमें तो n+1 टर्म्स था, हमने जो यहाँ पे इन्फिनिटी तक कंसीडर किया, ये हमारे से कोई ना कोई गलती हुआ होगा। ये तो n+1 टर्म्स तक था ना, बात समझ में आ रहा है ना? ये जो है वो इन्फिनिटी तक तो नहीं होगा। अभी अगर मैं यहाँ से जीपी टोटल n+1 टर्म्स तक था, तो अगर मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ तो एक टर्म तो चला गया, तो मैं अप टू nth टर्म तक बोल पाऊंगा ना। और अगर nth टर्म तक बोलता हूँ तो ये n टर्म का जीपी का समेशन क्या आ जाएगा? a × 1 - r कितना है? हाफ है, r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - ½ ऐसे में बोल पाऊंगा इसको। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया? ये आ गया 2 + 2 × हाफ हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, 1 - इस तरीके से हो जाएगा कहानी एग्जैक्टली। बात समझ में आए? अच्छा 2+ कैसे होगा? यहाँ पे तो ये पूरा तो घुस गया ना जीपी के अंदर, 1+ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया आपका एग्जैक्ट फॉर्मेट, ये आया आपका एग्जैक्ट फॉर्मेट। अगर आप एक और 1 को हटा दोगे तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? इस तरीके से चेंजेस होता जाएगा। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि n अगर बहुत बड़ा हो जाता है, n अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो इस चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्योंकि n जितना बड़ा होगा डिनोमिनेटर उतना बड़ा होता जाएगा। तो डिनोमिनेटर अगर उतना बड़ा हो गया तो इस चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ? इस चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ कि भाई इस चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू तो 0 हो जाएगा। इस चीज़ का लिमिटिंग वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू 3 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लेस देन 3 लिखा गया, बट इक्वालिटी कभी नहीं लिखा गया, क्योंकि n जो है वो बहुत बड़ा का मतलब क्या है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो n इन्फिनिटी में वाकई पहुंचेगा भी नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता ना। अगर पहुंचता है तो ठीक, अगर नहीं पहुंचता है तब तो हम बोल नहीं सकते कि ये कभी भी 3 को अचीव करेगा। ये हमेशा 3 से छोटा होगा, इतना पता है ना? n अगर फाइनाइट हुआ तो ये 3 से छोटा होगा, ये कंफर्म है। बट अगर n बहुत बड़ा हो गया जिसको हम कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, हमारा इमेजिनेशन है, तो उस जगह पे तो हम इक्वालिटी नहीं लगा सकते। तो भैया आप बोलोगे सर पहले वाले पे आपने इक्वालिटी क्यों लगाए? क्योंकि पहले वाला अचीव कर सकते हैं। देखो ना, n का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 + 1 2 पावर 1 क्या आएगा? 2 आएगा। तो पहले वाला n = 1 पे ही अचीव हो रहा है, इसीलिए पहले वाले पे इक्वालिटी लगाया। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये लॉजिक भी आपका क्लियर हो गया इसी के साथ साथ। ठीक है, तो नंबर 2 वाला पीएमआई और नंबर 1 को यूज करके अपन आराम से प्रूफ कर सकते हैं, बट उसका खास कोई जरूरत नहीं। अगर आप करके देखना चाहते हो कर सकते हो, डाउट है तो अकॉर्डिंगली कमेंट में या फिर क्लास में आप पूछ सकते हो। सही बात है? क्लियर है? चलो
हम क्वेश्चन पे चलते हैं नंबर 1। देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन जेईई मेंस भी पूछ चुका है, हाँ एग्जैक्टली सेम कैटेगरी में डाल देगा इसी इनइक्वालिटी की। तो मेंस वगैरह के लिए ये सब पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कि ये चीज़ क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो होगा और पावर में भी कितना है 4 जीरो है। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है ना 1 + 1/n होल पावर n वाला। तो ये ऑब्वियसली 3 से छोटा होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, फाइंड द इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस। ऑब्वियसली कौन होगा 3 ही होगा, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर। समझ में आ रहा है ना। तो उस जगह पे ये सब चीज़ बहुत काम आ जाता है। और अगर आपको ये नहीं पता डायरेक्टली तो बाइनोमियल एक्सपांड करके आपको बहुत मेहनत करके सोचना पड़ेगा। क्लियर है। इसको अपन कैसे कर सकते हैं, चलिए ऊपर वाला इनइक्वालिटी को ही पकड़ लेते हैं। 1 + 1/n होल पावर n, ये 3 से छोटा मेरे को पता है भाई। अगर ये 3 से छोटा है तो क्या अपन ये n से भी छोटा नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते, क्या दिक्कत है उसमें। तो इसको अगर एलसीएम ले लेते तो यहाँ पे n + 1 होल टू द पावर n आ जाएगा। और n टू द पावर n को अगर उधर भेजते हैं तो n टू द पावर n इंटू n क्या हो जाएगा, n टू द पावर n + 1। हो गया ना प्रूफ। क्लियर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं जरूर काम आ जाएगा। अगला वाला रिलेशन और अच्छे से आप प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बोला। इसी को उठा लीजिए, इसी को उठा लीजिए आप 1 + 1/n होल पावर n लेस देन n, इसी को उठा लीजिए। बस सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ भी नहीं। आपको क्या चाहिए, आपको n + 1 चाहिए ना, उधर n टू द पावर n चाहिए। चलो तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ n + 1 होल पावर n डिवाइडेड बाई n, और n टू द पावर n को मैंने इधर लेकर के आ गया। ठीक है। अच्छा तो n टू द पावर n क्या हो गया, n + 1 होल पावर n डिवाइडेड बाई n से बड़ा हो गया। ये तो कन्फर्म है ना, समझ में है ना, ये इससे बड़ा हो गया। अच्छा अगर ये इससे बड़ा है तो क्या मैं यहाँ पे अगले लाइन पे n + 1 लिख सकता हूँ? ये इससे बड़ा होगा, क्यों जानते हो, क्योंकि यहाँ पे n है, यहाँ पे n + 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ गया। अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा, तो ऑब्वियसली ये चीज़ इससे छोटा होगा। तो अगर मैं अभी इन दोनों को पकड़ लेता हूँ तो क्लियरली मेरे को दिख जाता है कि n + 1 होल पावर n - 1 आ गया। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग ऑप्शन बना करके आपको दिया जा सकता है। हाँ अभी आप अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये जो वैल्यू है, बच्चा लोग अगर ऑप्शन दिया जाता है इस तरीके से तो वो क्या करता है, n का वैल्यू पुट कर करके चेक कर लेता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। बट फिर भी अगर कोई पैराग्राफ या फिर कुछ भी इस तरीके का डिज़ाइन कर दिया जाए जहाँ पे इस तरीके का थॉट्स यूज़ हो रहा है, या फिर ये जो प्रूफ्स है वो सब यूज़ हो रहा है, या फिर डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट ही यूज़ हो रहा है, ठीक है, तब तो बहुत काम का चीज़ होगा ना। उसी चीज़ के लिए आपको सिखा करके रखना है ये सब, अदरवाइज किसका मन चाहता है ये सब पढ़ाने का, अननेसेसरी है। क्लियर है बोला। चलो ठीक है। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें से कोई भी चीज़ फालतू का नहीं है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है। वो ITG पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया जा रहा है आपको। हाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता जितना अभी बोलोगे सर डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ इस टॉपिक का वेटेज का कंपैरिजन कुछ होता ही नहीं है बोला। ठीक है। कहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन, कहाँ ये टॉपिक। ठीक है। ये अगर 10 साल में एक बार आने का प्रॉबिलिटी रहता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का हर एक टॉपिक हर साल आने का प्रॉबिलिटी है। ठीक है। तो वो तो आप भी समझ रहे हो ना, बट पढ़ाने जब जाएंगे तब तो पढ़ाना पड़ेगा ना यार, नहीं तो आप ही लोग बोल दोगे सर किताब से ये देखो सर इस किताब में ये चीज़ दिख रहा है, आप तो नहीं पढ़ा, लगता आपको नहीं आता, कंफर्म होगा आपको नहीं आता सर। ठीक है। तो खुद को आता है ये दिखाने के लिए भी पढ़ाना पड़ता है कभी ना कभी, नहीं। ठीक है। मजाक कर रहा हूँ ऐसा मत सोचिएगा, हमको बहुत चीज़ नहीं आता है सीखना, बाकी ज़रूर सीखते रहेंगे, आप सिखाते रहेंगे और आप भी सीखते जाएंगे। आप अपना चीज़ों पर फोकस ज़्यादा कीजिए। नंबर 3, 1000 पावर 1000 और 1001 पावर 999, इसमें से कौन बड़ा है ये जज करना है। तो अगर दो चीज़ में कंपेयर करने दिया जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, सोचो ना, कि दो एक्सप्रेशन में अगर कंपेरिजन किया जाता है तो हम दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते थे, है ना। या फिर दो चीज़ कर सकते हो, या फिर अगर दो नंबर में कंपेरिजन किया जाए कि कौन किससे बड़ा है, तो आप दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट ना करके एक और थॉट लगा सकते हो ना कि सर दोनों का डिवीजन कैलकुलेट, मतलब दोनों का रेशियो निकालते हैं। दोनों का रेशियो अगर 1 से बड़ा आ गया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, और दोनों का रेशियो 1 से छोटा आ गया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो आपके पास दो थॉट है, या तो आप डिफरेंस के थ्रू जाओगे या तो डिवीजन के थ्रू जाओगे। तो अगर डिवीजन के थ्रू जाना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल है मेरे को लग रहा है। क्यों? क्योंकि 1001/1000, इसको 1000 + 1 लिख दोगे तो ये इस पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर डिफरेंस करना पड़ेगा आपको तो पूरा आपको बाइनोमियल एक्सपांड करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ठीक है। तो डिफरेंस करके भी आप कर सकते हो, बट एज आपके पास ये इनइक्वालिटी प्रेजेंट है इसीलिए मैं डायरेक्टली डिवीजन के थ्रू जा रहा हूं। आप डिफरेंस के थ्रू ट्राई करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो। अच्छा, ये इनइक्वालिटी लगाने के लिए पहली बात तो पावर सेम होना चाहिए। तो पावर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे मैं पावर 1000 कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैं पावर 1000 अगर करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, नीचे एक 1/1000 लगा दूंगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/1000 होल पावर 1000 इंटू 1/1000। ठीक है, अभी मैं क्लियरली बोल सकता हूँ सर यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, तो ये चीज़ तो कन्फर्म है 3 से छोटा होगा, और 1/1000 तो साथ में है ही। तो ये अगर 3/1000 से छोटा है तो अब तो ये ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा। अगर ये ऑब्वियसली 1 से छोटा है तो डिनोमिनेटर जो होगा वही न्यूमरेटर से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। बात समझ में आया? याद रखना कंपैरिजन में हमेशा दो चीज काम करता है, एक डिफरेंस भी काम करता है। जैसे अगर मैं एक्सप्रेशन के बीच में कंपेयर करने देता हूँ, इनइक्वालिटी वगैरह में आप करते थे तो हमेशा डिफरेंस के थ्रू जाते थे क्योंकि फैक्टराइज करना होता था। उस जगह पे डिवीजन करोगे तो शायद वो उतना फ्रूटफुल ना भी हो पाए। ठीक है ना? तो ये इसीलिए ये चीज़ डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको सोच रखना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन अकॉर्डिंगली वेरी करता जाता है। क्लियर है? चलिए अपन अगले क्वेश्चन के ओर चलते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों में कौन बड़ा है वो आप सोचिए एक बार। ठीक है, इन दोनों में कौन बड़ा है वो सोचिए एक बार फटाफट। ठीक है, इसी इनइक्वालिटी को आप पकड़ लीजिए, ये इनइक्वालिटी, क्योंकि 300 और 100 देख करके ना आपको 3 और इसका याद आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 300 रख देता हूँ तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 300 रख देता हूँ तो ये 100⁻³ नहीं बनेगा और ये 300 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और अभी तुम बहुत अच्छे से समझते हो सर 100⁻³ तो 100⁻100 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 300 फैक्टोरियल 100⁻100 से तो बड़ा ही होगा सर। हो गया कंपैरिजन, सिंपल सा बात है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे देखोगे आपको अगेन नंबर 5 में बोला गया है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो आपको चेक करना है। तो अगर मैं बात करूं कि 300⁻300 उसका स्क्वायर रूट है और दूसरे जगह पे 300 फैक्टोरियल है, सही बात है। ठीक है, इसको अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये 300⁻150 हो जाएगा और ये 300 फैक्टोरियल हो जाएगा, सही बात है। क्लियर? अच्छा, अभी अगर अपन बात करें भाई 300 फैक्टोरियल तो ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमको मालूम चल गया ना कि 300 फैक्टोरियल जो है वो तो 100⁻300 से तो बड़ा ही था, एंड अगेन हमने 100⁻100 लिख दिया था यहाँ पे। अच्छा, अभी मेरा बस एक ही मुद्दा है कि 300 फैक्टोरियल तो आ चुका है कि कैसे करके हम इन दोनों को रिलेट कर पाए। ठीक है, तो इन दोनों को अगर रिलेट करना है तो आप कहीं ना कहीं ये सोच सकते हो ना, देखो अगर मैं यहाँ पे सोचूं पावर में 150 है ना, पावर में 150 है, तो मैं इतना तो बोल पाऊंगा ना कि 100⁻150 जो होगा वो तो 3⁻150 से कंफर्म बड़ा होगा। ये तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो अभी अगर मेरे को यहाँ पे 300 लाना है तो मेरे को 100⁻150 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100⁻150 + 150 हो जाएगा और ये 300⁻150 हो जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म पता चल गया 100⁻300 जो है वो 300⁻150 से बड़ा हो गया। बात समझ में आ रहा है? और यही चीज़ किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो ये क्वांटिटी इससे बड़ा हो गया, वो आपको क्लियरली पता चल गया। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से सोचते रहोगे आप, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन ये मैं ज़रूर आपका होमवर्क में डालूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं दोस्त। ठीक है, 9 को आप 8 में, 7 को भी 8 में कन्वर्ट कर दीजिए अकॉर्डिंगली, सेम बेस में कन्वर्ट करके उसको बाइनोमियली एक्सपांड कीजिए। और 8 में कन्वर्ट करने का एक और लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल बाई 2n पूछा गया, तो अगर 2n पूछा गया है तो ऑब्वियसली 8 ही आता है सबसे पहले जो 2 के पावर में n में प्रेजेंट है और 7 और 9 से सबसे नज़दीक है। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आप बाइनोमियली एक्सपांड करके कर सकते हो ईजिली। ठीक, लास्ट वाला क्वेश्चन अपन कर लेते। बोला गया है इस पूरा एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा। अगर डिग्री पूछ रहा है मतलब ये कंफर्म है कि ये एक पॉलिनोमियल हो रहा होगा। समझ में आया? वन प्लस √4x + 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 7 माइनस 1 माइनस √4x + 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 7। बात समझ में आया? क्लियर है दोस्त? चल, तो अगर मैं बात करूं कि 1 डिवाइडेड बाई √4x + 1, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 8 टर्म्स होंगे, यहाँ पे 8 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो आप भी समझ रहे हो। ठीक है, कुछ तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे 7c0 वाला 7c0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो 7c1 वाला वो तो बचेगा, तो 7c1 वाला अगर बचेगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि बाहर √4x + 1 है, आप टेंशन मत लो।
तो यहाँ पे जो भी चीज़ बचेगा वो कैसे बचेगा, अच्छा 2 पावर 7 तो पहले ही कॉमन आ जाएगा, उसको बाहर निकाल देते, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 7c1 √4x + 1 होल पावर 1, ठीक है, प्लस, है ना, क्योंकि बाकी सारे तो कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, 734 वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर 7c5 वाला आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा 7c7 वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से ओवरऑल में √4x + 1 कॉमन लेके जा सकता हूँ, तो 1/2 पावर 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7c1, यहाँ पे बचेगा 7c3 इंटू दिस पावर 2, तो दिस पावर 2 दैट इज 4x + 1 प्लस 7c5 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, इसके पावर में 4, इसके पावर में 4 मतलब ही 4x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसके पावर में 6 बचेगा, मतलब ही इसका 4x + 1 का पावर क्यूब। तो ऐसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर x का 3 दिख रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसका डिग्री ऑब्वियसली क्या होगा, 3 ही होगा। तो ये एक सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, फिर भी मैंने करा दिया, अगर आप खुद से कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से मैंने एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम वाला पूरा सेगमेंट कवर कर लिया, जितना बेसिक्स पार्ट मेरे को बताना था मैं बता चुका हूँ। और वैरायटी आ सकता है, आपको मटेरियल में मिल सकता है, अकॉर्डिंगली आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा और पूरा तैयार हो जाएगा हमेशा के लिए, और PYQs तो है ही, ठीक है। तो चलिए अभी हम अपना अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मल्टीनोमियल थ्योरम, और उसमें देखते हैं हम कि कैसे मल्टीनोमियल थ्योरम दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल, उसको हम कैसे समझते हैं, वो भी एक क्लासिकल कंसेप्ट है। उसके माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को भी निपटा सकते हैं जो ट्राइनोमियल के फॉर्मेट में है या फिर और भी ज़्यादा टर्म उसमें इन्वॉल्व है, समझ हो ना, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। एक लगभग इतना बड़ा भी नहीं, इतना छोटा भी नहीं, अच्छा खासा टॉपिक है। आज के लेक्चर में पूरा खत्म नहीं भी हो सकता है, अगले लेक्चर तक कंटिन्यू होगा, और अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर है, आप भी जानते हो। अगले लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम हम लोग कवर करके बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स कवर करके पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। क्लियर? तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पोर्शन, दैट इज मल्टीनोमियल थ्योरम। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा अभी अगला पोर्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, लेक्चर नंबर 9 का, मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। लास्ट पोर्शन जो है एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, वो पोर्शन हमने डिटेल में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी स्टार्ट होने वाला है हमारा अगला पोर्शन मल्टीनोमियल थ्योरम, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट है और जिसके अंदर हम जो है बाइनोमियल का एक्सपांशन का जो आगे वाला पार्ट है, दैट इज अगर उस जगह में बाइनोमियल के जगह पे ट्राइनोमियल आ जाता है, जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, मल्टीनोमियल 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म अकॉर्डिंगली अगर पूछे जाते बाइनोमियल से ज़्यादा, तो बाइनोमियल का जनरलाइजेशन आप एक तरीके का बोल सकते हो, ठीक है, जो हम मल्टीनोमियल थ्योरम में कहीं ना कहीं स्टडी करेंगे और सीखेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस अच्छे सॉलिड क्वेश्चंस भी मैंने लिए कुछ, और इजी क्वेश्चंस भी है ज़रूर, और बेसिक कुछ थियरी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने लिख दिया ताकि कम से कम समय मेरे को लगे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में। ध्यान से देखो, आप जानते हो कि बाइनोमियल एक्सपांशन x + y होल पावर n को अपन लोग सिग्मा NCR, ऑब्वियसली r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के n तक वेरी करेगा, टोटल n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको, सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल x पावर n - r इंटू y पावर r। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, ये चीज आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है, बट ये तो पता है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मैं अभी आपको इसी चीज को किसी और एंगल से ऑब्जर्व कराऊंगा और आप जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। वो ऑब्जर्वेशन चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप जानते हो, मेरे को पता है अच्छे से, ठीक बात है। चलिए मैं आपको बस इतना सा सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि भाई एक चीज सोचना दोस्त, कि अगर मैं ये n - r को कोई दूसरा वेरिएबल का नाम दे देता हूं और इस r को एक और वेरिएबल नाम देता हूं, दैट इज आपके बाइनोमियल एक्सपांशन में जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, उन वेरिएबल्स का जो पावर है, उन सारे पावर को मैं अलग अलग वेरिएबल अगर ट्रीट करता हूं, दैट इज इसको a1 मान लिया, इसको a2 मान लिया, तो x + y होल टू द पावर n का एक्सपांशन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया, यहां पे क्या कंसीडर किया, n - r को a1, तो ये a1 फैक्टोरियल इंटू a2 फैक्टोरियल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूं। साथ में x पावर क्या आ जाएगा, a1 इंटू y पावर क्या आ जाएगा, a2, ठीक है, वेयर a1 + a2 बराबर n। बात समझ आया, ठीक है। तो इसी जगह से अगर इस चीज को आप ऑब्जर्व कर लेते हो, तो इसी को ऑब्जर्व करने के साथ साथ आप मल्टीनोमियल का जनरल टर्म जो है वो लिखना सीख जाओगे।
ठीक है, तो मल्टीनोमियल में अगर मैं चला गया, मान लो बाइनोमियल के बाद अगर एक ट्राइनोमियल एक्सपांशन में मैं चला गया तो क्या होगा? सेम पैटर्न में a1 फैक्टोरियल, a2 फैक्टोरियल, a3 फैक्टोरियल लेकर के आ गया। ट्राइनोमियल है तो 3 वेरिएबल आएगा x y z और तीनों के पावर में a1 a2 a3, जो यहां पे आएगा वो पावर में आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा सर यहां पे a1 a2 a3 करके कितने फैक्टोरियल आएंगे? अरे भाई जितना टर्म होगा आपका मल्टीनोमियल में उतना ही तक चलेगा। अगर यहां पे x r तक गया तो यहां पे भी a r तक चलेगा। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? एक ऑब्जर्वेशन तो यह है कि इस ब्रैकेट के अंदर जितने होंगे इधर भी उतने ही होंगे, और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि इन सब का समेशन जो है वो नेट पावर के इक्वल होगा। दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 मस्ट बी इक्वल टू n। बात समझ आ रहा है? अच्छा, अब ये बोलोगे कि सर इसको तो आपने ऐसे बोल दिए बट कुछ ये ना कुछ मैकेनिकल लग रहा है, कुछ प्रॉपर फीलिंग नहीं आ रहा है सर, उतना डीप में जाके जैसे आप हमेशा समझाते हो ना सर, उस फीलिंग के साथ समझ नहीं आ रहा है। ठीक बात है, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपन बताते हैं आपको, अकॉर्डिंगली आप समझ जाएंगे। मैं ये सोच सकता हूं दोस्त कि x प्लस वाई होल पावर n में जो टर्म्स आएगा ना वो किस प्रकार का आएगा? सोचो एक बार। कभी आएगा x टू दी पावर n इंटू वाई टू दी पावर 0, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी आएगा x पावर n माइनस 1 इंटू वाई पावर 1, x पावर n माइनस 2 इंटू वाई पावर 2, ऐसे चलता जाएगा। x पावर 0 इंटू वाई पावर n, मतलब x का पावर 0 से n तक कुछ भी हो सकता है, y का पावर भी 0 से n तक कुछ भी हो सकता है। मतलब a1 का वैल्यू भी 0 से n तक कुछ भी हो सकता है और a2 का वैल्यू भी 0 से n तक कुछ भी हो सकता है, सच दैट a1 प्लस a2 इज इक्वल टू n। मतलब नेट पावर जो है वो n के इक्वल आना चाहिए। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो ना, यहां पे क्या दिक्कत है दोस्त, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सर इस चीज को अगर मैं एक्सपांड करना चाहता हूं तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? बहुत बच्चे मेरे को पूछता है कि सर इसको अगर एक्सपांड करना चाहता हूं तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इसको बाइनोमियल का फॉर्मूला से ही कर दिया, इसको p मान ली सर और इसको q मान ली, तो p प्लस क्यू होल पावर n लगा करके अपन ने इसको एक्सपांड कर दिया। क्या ऐसे नहीं कर सकते सर? बिल्कुल कर सकते हो भाई, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट समय ज्यादा लगेगा। और अगर 3 की जगह पे 4 टर्म दे देता हो, 5 टर्म देते हो, तब क्या करोगे? r टर्म्स अगर है, r अगर मान लो कम से कम 10 भी अगर हो जाता है तो भी फंस जाओगे ना, बहुत टाइम लगने वाला आपको, तो ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे आप चीजों को, है ना, पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको ये चीज बताने के पीछे का लॉजिक अभी यहां पे आया कैसे, ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर n, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर n को इस तरीके से जब मैं एक्सपांड करूंगा तो जो टर्म्स आएगा, कितना टर्म्स आएगा उसमें मैं बात नहीं करने वाला, अभी थोड़ी देर बाद जाकर के बात कर रहा हूं। बट मैं अभी अगर मैं आपको ये बोलूं भाई कि x प्लस वाई प्लस जेड होल पावर n में जो टर्म्स आएगा सर वो एग्जैक्टली किस प्रकार के टर्म्स होंगे? कभी तो आपको x टू दी पावर n, y टू दी पावर 0, z टू दी पावर 0 मिल सकता है। बिल्कुल x टू दी पावर n, y पावर 0, z पावर 0। तो कभी ऐसे मिल सकता है x पावर n, y पावर 1, z पावर 0। तो कभी ऐसे मिल सकता है कि x टू दी पावर n माइनस 10 हो गया, y टू दी पावर 5 हो गया और z टू दी पावर 5 हो गया। मतलब इस तरीके से पावर्स अरेंज हो रहे सच दैट तीनों जगह पे इंटीजर तो आ रहा है और वो इंटीजर कहां से कहां के बीच में हो रहा है? 0 से n के बीच में हो रहा है, समझ रहे हो? 0 से n के बीच में हो रहा है, सच दैट सम ऑफ ऑल द 3 इंटीजर्स इज n। इन सब का समेशन हमेशा क्या आना चाहिए? n आना चाहिए। इस तरीके से आपका टर्म्स वेरी होता जाएगा। तो अगर मैं आपको समझा करके बोलूं कि भाई आप अगर बोल रहे हो कि x टू दी पावर a1, y टू दी पावर a2, z टू दी पावर a3, इस तरीके से समझा के अगर बोल रहे हो, तो बाइनोमियल में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स था। तो अभी अगर मैं मल्टीनोमियल में आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछता हूं तो नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे निकालोगे? सोचो ना जरा। आप डायरेक्टली क्या बोलोगे? आप डायरेक्टली बोलोगे सर मेरे को तो यही फीलिंग आ रहा है ना कि आप बोल रहे हो कि a1, a2, a3 तीनों का वैल्यू, a1, a2, a3 तीनों का वैल्यू 0 से n तक वेरी करेगा और a1 प्लस a2 प्लस a3 n के इक्वल आना चाहिए। और आपके साथ लॉजिक भी मैच हो रहा है कि सर ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल जब एक्सपेंशन किया था तो नेट पावर n ही तो आ रहा था ना।
नेट पावर n ही तो आ रहा था और दोनों का इंडिविजुअल पावर 0 से n तक वेरी कर रहा था, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो नेट पावर का समेशन n आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि भाई इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा इस एक्सपांशन में, इस ट्राइनोमियल एक्सपांशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है उसके इक्वल हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव के साथ आप जीरो भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इसको अगर n रख दिया, इन दोनों को जीरो रख दिया तो भी तो काम चलेगा ना। तो पॉजिटिव ना लिख करके मैं पॉजिटिव के साथ अगर जीरो को इंक्लूड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, नॉन नेगेटिव। अगर मैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का ढूंढ लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसका आ जाएगा। अभी बोलोगे सर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, अरे भाई नहीं समझा। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब यहां पे n तो यहां पे 0 0, तो कभी यहां पे n-2 यहां पे 1 1, यहां पे n-2 यहां पे 2 0, यहां पे n-2 यहां पे 0 2, ऐसे अलग अलग बहुत सारे केसेस पॉसिबल होगा ना, समझ में आ रहा है। तो वो जितने भी पॉसिबल केसेस है वो सारे के सारे क्या होगा, वो सारे के सारे इस इक्वेशन के, इस 3 वेरिएबल 1 इक्वेशन का जितना भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा उसके इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उसके इक्वल हो जाएगा, उसके बाहर तो होने का कोई सवाल आता ही नहीं है। एग्जैक्टली उसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप, मेरी बात क्लियर है। चलो, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है ना, इस इक्वेशन का कितना होगा वो बाइनोमियल के मदद से तो मैं अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बाइनोमियल के मदद से। और जो लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो जानते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक टॉपिक आता है बेगर्स मेथड बोलते हैं जिनको, है ना, और उधर हम लोग ये चीज अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। याद होगा आपको स्टिक देकर करके मैंने समझाया था कि भाई किसी भी इक्वेशन का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो होगा उसका मतलब क्या है, डायरेक्टली उतनी चीजों को, है ना, उतने अलाइक ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका सिंपली, ठीक है, n अलाइक ऑब्जेक्ट्स को उतने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, दैट इज n को इन तीनों को n अलाइक चीजों को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। और वो क्या हो जाता है, वो फॉर्मूला आप पढ़े भी होंगे, है ना, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, दैट इज सम प्लस वेरिएबल माइनस 1 c। सम मतलब क्या, सारे वेरिएबल्स का नेट समेशन, ये जो n है इसको हम सम बोलते हैं। और नेट कितना वेरिएबल है यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है, तो r की जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है, सी वेरिएबल माइनस 1। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप मेरे से पढ़ चुके हो तो ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो। अगर नहीं जानते हो ना तो बाइनोमियल के मदद से अगले लेक्चर में मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, बाइनोमियल के मदद से इसको अगले लेक्चर में हम डिराइव कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, कोएफिशिएंट लेकर के इसको मैं डिराइव कर दूंगा। और अगर आप पीएनसी ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो ये चीज जानते होंगे मेरे से बहुत अच्छे से, है ना। तो जो लोग पीएनसी जानते हो अच्छे से उनको तो कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं, और जो नहीं जानते हो पीएनसी वो थोड़ा सा इंतजार कर लो, अगले लेक्चर में इसका प्रूफ पता कर लोगे आप। जब पीएनसी पढ़ोगे तब भी बहुत अच्छे से सिखाया जाए आपको, और अभी भी सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। तो अभी के लिए बस जो लोग पीएनसी नहीं पता, जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट बैगर्स मेथड वाला मैथ पता नहीं है, वो लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला बस आज के लिए याद कर लो, आज के लेक्चर के लिए बस याद कर लो। अगले दिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मल्टीनोमियल से ही, अब चिंता मत करो। तो अब ये समझ गए ना दोस्त कि मल्टीनोमियल का अगर मैं बात करूं, किसी भी मल्टीनोमियल एक्सपांशन का अगर मैं बात करूं, ये है हमारा मल्टीनोमियल का जनरल एक्सपांशन, ठीक है। अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xr होल टू द पावर n का बात करूं, जहां पे ऑब्वियसली आपका n जो है वो r से बड़ा या फिर इक्वल होगा, ये तो अंडरस्टूड है ऑलरेडी। तो उसको अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई कि सिग्मा n फैक्टोरियल बाई a1 फैक्टोरियल a2 फैक्टोरियल डॉट 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 ar फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल बाई a1 फैक्टोरियल a2 फैक्टोरियल डॉट 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 ar फैक्टोरियल तक चलेगा, ठीक है। और यहां पे ar तक क्यों चला, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर r टर्म्स है, एग्जैक्टली r डिस्टिंक्ट टर्म्स है। अगर r डिस्टिंक्ट टर्म है ऑब्वियसली ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट टर्म ही होगा, क्योंकि अगर सेम टर्म होगा तो अलग अलग करके क्यों लिखेगा। 2x को मैं x प्लस x थोड़ी ना लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, नहीं लिखूंगा ना, x प्लस x स्क्वायर दो अलग अलग टर्म हुआ, 2x तो x प्लस x अगर लिखा जाता है तब तो ये नॉनसेंस चीज है ना, वो तो 2x की काउंट होगा, वो तो एक ही टर्म काउंट होगा। तो ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट टर्म्स है, इसीलिए यहां पे उतना ही टर्म आया। और यहां पे जो चीज आया वेरिएबल्स के, सारे वेरिएबल्स के पावर में भी वही आया, सच दैट उन सभी पावर का समेशन n है, और उन सभी पावर का समेशन क्यों n है वो मैंने अच्छे से आपको अभी एक्सप्लेन किया। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। क्योंकि जब भी आप बाइनोमियल को एक्सपांड करते हो तो आप देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, सारे टर्म्स में जो नेट पावर आ रहा है उस नेट पावर का आंसर कितना है, n ही होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल कुछ भी अगर लिखता हूं
तो सारे टर्म में जो एक्स वाई जेड वेरिएबल का जो नेट पावर होगा, नेट कंट्रीब्यूशन, वो हमेशा एन ही होगा। मतलब एक्स वाई जेड को इस तरीके से सेट कर दो ताकि ये तीनों इंटीजर भी रहे, एन से छोटा भी रहे, 0 से बड़ा भी रहे और सबका समेशन एन आ जाए। मतलब डायरेक्टली क्या कि आप टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ढूंढ लो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ढूंढ लो इस इक्वेशन का, दैट इज a1 + a2 + a3 इक्वल टू n का। और टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का कितना हो जाएगा दोस्त? डायरेक्टली n + r-1c r-1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये है आपका इंपॉर्टेंट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट। समझ आया? जिसको हम मल्टीनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। ऑब्वियसली हम पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के साथ बात कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, और वो अगर हम देखना भी है तो आखिरी लेक्चर में थोड़ा सा हम फॉर्मेलिटी के लिए देख लेंगे उसको, चिंता मत करो। ठीक है, अगले लेक्चर आखिरी लेक्चर है, आप जानते हो बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें अपन अच्छे से देख लेंगे थोड़ा बहुत। बट जो मैं आपको बोल रहा हूं उस चीज पे आप फोकस करो, इस चीज को फील करो, क्योंकि इसी के थ्रू मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, समझ आ रहा है? अच्छे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, चलो अभी मैं थोड़ा सा और कंसेप्चुअली आपको फील कराने का कोशिश करूंगा कि ये जो यहाँ पे जो कहानी जो चल रहा है ना, वो क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो याद रखने के लिए भूल जाता हूं नहीं तो, है ना, कि ये चीज जो है लिख के रखा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने को कुछ फील कराना है आपको, मैं फील कराता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए। यहाँ पे सिर्फ इतना सा थियोरी लिखने से नहीं होगा, है ना। अगर थियोरी लिख के आप इतना सा लिख के याद रख लेते हो, वो अलग अलग बंदे का अलग अलग कैपेसिटी होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। अगर इतना सा याद रख ले, इतना सा लिख के आपको याद रह जाता है सारे कहानी, अच्छी बात है, कौन बोल रहा है लिखने को। बट अगर आपको लगता है, आप खुद के साथ ईमानदार रहिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा, बोला हाँ। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं होगा, डेफिनेटली आपको लिख कर रखना चाहिए कि क्यों सर ने ऐसे लिखाया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप हिंदी में, बंगाली में, उर्दू में, जिस तरीके से अपनी सुइटेबल लैंग्वेज है उसी में आप लिख करके रख दीजिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में लिखना चाहते हो लिखो, कोई मतलब नहीं बोला, समझ में आया ना। बट मेरे को लगता है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश में लिखने का क्या जरूरत है, लिटरेचर थोड़ी ना पढ़ना है। आप बोलोगे सर, अरे भाई सर वार कुछ नहीं, इंग्लिश में लिखने जाओगे ना तो 2 मिनट के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, तो जबरदस्ती हिंदी SMS लैंग्वेज में लिख दो, क्या दिक्कत है भाई। और ये लिखना कोई बुरी बात नहीं है। कोई बच्चा सोचता है सर लिखूं क्या, कैसे गधा नहीं लगता है खुद को। अबे गधा किस बात का, ऑल इंडिया रैंक 1 जो आता है वो भी इस तरीके का कीवर्ड्स लिख के रखता है ताकि रिवीजन के वक्त उसको एक एक चीज याद रहे जो टीचर के मुंह से निकला था। समझो मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं ना, मैं अभी तक आपको क्या एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं मल्टीनोमियल थ्योरम आया कैसे वो एक्सप्लेन कर चुका हूं, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीनोमियल थ्योरम में कैसे आएगा, नोट नंबर 1 वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स आप जानते हो n+1 होता है, ऑब्जर्व कर लिया था हमने। ठीक है, बट मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, वो बाइनोमियल में जो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है उसको भी तो यहां से ऑब्जर्व कर पाओगे ना, n + r-1 c r-1। बाइनोमियल एक्सपांशन में r कितना है, x और y 2 ही है, तो ये कितना हो जाएगा n + 2 - 1 c 2 - 1 कितना आ जाएगा n + 1 c 1, तो ये आंसर कितना आएगा n + 1 आएगा। ठीक है, ये जनरल चीज है आपका, है ना। ये अगर पढ़ोगे तो बाइनोमियल ऑलरेडी इसके अंदर आ जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम पहले क्यों पढ़ा है, पहले मल्टीनोमियल क्यों नहीं पढ़ा। अब ये गधा, बाइनोमियल में अगर कमांड नहीं बनाएगा मल्टीनोमियल समझ ही नहीं आएगा दोस्त, समझ आ रहा है। तो जैसे बता रहा हूं, फील करते जाना है एक एक चीज। अभी मैं इस चीज को थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्यों ऐसे बताया। जैसे मैंने बाइनोमियल समझाते वक्त मैं आपको फॉर्मूला बताया था ना कि क्यों ऐसे आया है, पीएनसी के मदद से, डिस्ट्रीब्यूशन के मदद से, याद है आपको, याद होगा यार आपको, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये चीज। ठीक है, चलो तो यहां पे भी मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं सर मुझे ना क्या चाहिए, आप जानते हो सर, मुझे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि सर मुझे ना इस एक्सपांशन में इसका कॉफिशिएंट चाहिए, मान लीजिए x⁻y y⁻5 है ना, फिर z⁻3 नेट कितना हो गया, मान लो 8 11 हो जाएगा ना, या तो यहां पे भी 5 दे देते तो 13 हो गया, और 13 और या फिर 6 दे देते, दोनों सेम हो जाएगा। तो बचता कितना है, w के पास 2 बचता है। मतलब इस तरीके से देना पड़ेगा ना ताकि नेट समेशन जो है वो 16 आए, क्योंकि इसको एक्सपांड करके जो भी टर्म आपको मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या आएगा, x⁻16 y⁻0 z⁻0 w⁻0। ऐसे कर करके आपके पास कितने टर्म्स आएंगे निकालना चाहते हो, निकाल दो। n
प्लस आर कितना है 4, सी 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 16 प्लस 3 19 C3 कैलकुलेट कर लो, जितना आता है उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। और वो जितने भी टर्म्स आएंगे उन सारे टर्म्स में जो वेरिएबल्स का नेट पावर जब आप ऐड करके देखोगे ना तो 16 ही मिलेगा हर टर्म में, और वो तो मिलना ही चाहिए, आप समझ के ही आए हो। बाइनोमियल में भी मिलता है, ट्राइनोमियल में भी मिलता है, हर एक्सपांशन में यही मिलेगा। इसीलिए तो हम समेशन ऑफ ऑल द नेट पावर्स इक्वल टू n लिखते हैं। समझ आ रहा है? तो इसीलिए मैं यहां पे पावर मैच कराने का कोशिश कर रहा था ताकि समेशन क्या आ जाए 16 आ जाए। 16 आ रहा है ना यहाँ पे, गड़बड़ तो नहीं हुआ? 8 14 और 16 बिल्कुल सही। तो अगर मैं बोलूं कि सर इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक बार बताओ तो सर, फील नहीं आ रहा है बोला, इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक बार बताओ सर, बताओ फटाफट बताओ सर एक बार, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? जबरदस्ती आप एक बार बताओ सर क्या इसका कोफिशिएंट होगा। मैं क्या सोच रहा था ना, मैं सोच रहा था कि भाई आप ऐसे सोचो, अच्छा आप अगर डायरेक्टली बताना चाहे तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि सर देखो मैं कोफिशिएंट जो होगा वो तो यही होगा ना सर, आप नहीं समझ पा रहे हो, कोफिशिएंट जो होगा वो तो यही होगा ना, तो डायरेक्टली आंसर दे दो ना सर, 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज कोफिशिएंट। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोफिशिएंट तो वही होगा ना, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अगर x1 x2 x3 के जगह पे 2x1 3x2 होता है तो अकॉर्डिंगली वो चीज मल्टीप्लिकेशन में बाहर आएगा, बट एज यहाँ पे x1 xy z w के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा जहां पे आगे जाकर के ये देखो x के साथ a y के साथ माइनस b, वो अपन करेंगे, आप चिंता मत करो, बस वो वाले पार्ट बाहर आ जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे तो 1 1 है सारे के सारे कोफिशिएंट, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्टली इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो यही हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर n का वैल्यू तो 16 है ना, तो 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a1 a2 a3 a4, 4 तक ही तो जाएगा, उसके बाद तो जाना नहीं है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सर यही तो हो जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, यही तो होगा ना सर, और क्या होगा? मैं बोला हाँ बिल्कुल सही, यही होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यही होगा। बट इसको ना अभी मैं थोड़ा सा दूसरे फीलिंग से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, समझिएगा दोस्त, चलते जाइएगा साथों साथ, समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अच्छा सर आपके पास 4 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है सर आपके पास? 4 वेरिएबल x y z w 4 वेरिएबल है। सर आपका नेट पावर कितना है? सर नेट पावर आपके पास 16 है, बिल्कुल बिल्कुल सही, एग्जैक्टली आपके पास नेट पावर कितना है? 16 है। सर आपको जो कोफिशिएंट चाहिए वो क्या कोफिशिएंट चाहिए? x³ y पावर 5 z पावर w w स्क्वायर, बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं बोला। अच्छा तो मैं सोचूंगा कि सर पहले ना x को 3 दे देते, पहले क्या करते सर, नेट 16 है आपके पास, x को 3 दे दो ना सर, मतलब नेट पावर आपके पास 16 है ना, उसमें से 3 निकाल के x को दे दो। अगर 3 निकाल के x को देना चाहते हो तो कितने तरीके होंगे? 16 में से 3 निकाल के x को देने का कितना तरीका होगा? सिंपल सा, 16 में से 3 चीज सेलेक्ट करने का जो नंबर ऑफ वेज होता है वही तो होगा। दैट इज मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 16C3, इसका सिग्निफिकेंस लिख के रखना, 16 में से नेट पावर 16 है ना, उस नेट पावर में से 3 पावर निकाल के मैं x को दे रहा हूं, क्योंकि ये चाहिए ना मुझे, बिल्कुल। अच्छा क्या काम खत्म हो गया? अरे नहीं भाई, काम खत्म कहां हुआ, बाकी सबको भी तो देना है। अगर काम खत्म नहीं हुआ तो बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन आएगा। काउंटिंग प्रिंसिपल जानते होंगे, बहुत बढ़िया। 16 में से 3 दे दिए सर, बचता कितना है सर आपके पास? 13 बचता है। कितना बचता है? 13 बचता है। सर y को भी तो देना है, बिल्कुल देना है सर। कितना देना है सर? 5 देना है, तो 13 में से 5 दे दो। अरे दे दो यार, और क्या करोगे? 13 में से 5 सेलेक्ट कर लो, दे दो y को। देने का तरीका तो एक ही है, पांचों के 5 को एक ही जगह पे कनेक्ट कराना है। काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। बचता कितना है सर? 8 बचता है। z को देना है, कितना देना है सर? 6 देना है। 8 में से 6 उठा करके z को दे दीजिए, एक ही तरीके से दे सकते हो, इंटू 1, और लिख नहीं रहा हूं। क्या काम खत्म हो गया? अरे नहीं सर, w भी तो बाकी है, इंटू लगाओ। बचता कितना है सर? 8 में से 6 चला गया, अभी तो 2 ही बचता है ना, तो 2 में से 2 दे दो। कैलकुलेट करें सर, 16 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 16 माइनस 3 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल। दिख रहा है सर? कुछ दिख रहा है? बोला आंसर क्या आया? 16 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है। क्या मैं छोड़ा आंसर? बिल्कुल। तो क्या इस तरीके से फील कर सकते चीजों को? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जो मैंने बाइनोमियल में भी आपको फील कराया था, बाइनोमियल में भी आपको मैंने यही चीज डिवीजन वाला कंसेप्ट फील कराया था सर, है ना? कैसे आप 16 को इनमें डिवाइड करोगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा।
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सेकंड नोट में एक और पॉइंट लिखा गया है कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन मल्टीनोमियल एक्सपांशन। अच्छा, बाइनोमियल में क्या हमने ऐसे चीज किए थे जहां पे सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट पूछा जाता है हमके, ठीक है। तो अगर मल्टीनोमियल में भी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंसेप्ट, सारे वेरिएबल को क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है ना। और क्यों ऐसे होता है वो भी चीज मैंने आपको समझाया था, आप फील कर पा रहे होंगे कि भाई अगर मल्टीनोमियल में मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं और सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट करना है, मुझे निकालना है, तो बेसिकली तो मेरे इन सब का ही समेशन चाहिए ना। तो अगर इन सब का समेशन चाहिए तो इन सभी का तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अगर इसका कोफिशिएंट 2 आता है तो भी तो x पुट करने के बाद 2 थोड़ी ना गायब हो जाएगा, 2 तो उसी जगह पे रहेगा ना, 2 पावर a1 वो तो उसी जगह पे रहेगा और वो तो कोफिशिएंट में पार्टिसिपेट भी करेगा, तो वो तो सम में आ ही जाएगा ना, है ना। तो डायरेक्टली वेरिएबल को सब 1 रख दोगे, इधर वेरिएबल को 1 रख दोगे, तो यहां पे वेरिएबल को 1 रखने से ये कितना आ जाएगा, r, दैट इज r टू द पावर n विल बी द नेट समेशन, ठीक है। अब यहां पे अगर प्लस माइनस अकॉर्डिंगली आता है, एक्सपांशन चेंज होता रहता है, वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन मल्टीनोमियल एक्सपांशन का, ऑल द कोफिशिएंट याद रखना, ऑल द कोफिशिएंट, ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट का बात नहीं कर रहा हूं, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट को तो हमने 3 लेक्चर लगा करके सीरीज कंप्लीट किए थे, समेशन सीरीज कैसे निकालना है। हम सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट का बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में डिफरेंस है वो आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट का अगर बात करें तो वही चीज आप वापस वेरिएबल को, सारे के सारे वेरिएबल को 1 रख करके अपना काम चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, सही बात है, क्लियर। चलो, तो मेरे ख्याल से आप यहां तक बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझे होंगे, पकड़े होंगे थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बात करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते, चलिए, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जितना तक कर पाएंगे, और 20 एक आध मिनट पढ़ाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि लगभग टाइम हो जाएगा, है ना, 2 घंटे के आसपास, तो उससे ज़्यादा और कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो बाकी रहेगा हम अगले लेक्चर में लेंगे, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपांशन। अरे सर ये क्या रद्दी सवाल पूछो, अरे भाई हम भी जानते हैं कि इसका आंसर 4 आपको पता है, बट मैं मल्टीनोमियल को फील कराने के लिए एक आध बेसिक क्वेश्चन लिया, तो कौन सा पाप कर लिया, देखिए ना जरा, सॉल्व करते, सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा, अच्छा सर अच्छा ही तो किया लेकर के, बिल्कुल देखते x प्लस वाई होल पावर 3, नोट कीजिए x प्लस वाई होल पावर 3। मल्टीनोमियल से अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्त, सिग्मा n फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, a1 फैक्टोरियल a2 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। तो यहां पे कितना आएगा, x पावर a1 y पावर a2, बिल्कुल सही। जहां पे a1 प्लस a2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या काउंट कर लूंगा कि सर यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स उतना ही होगा जो इस इक्वेशन का टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई होल क्यूब जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन, अरे टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इन a1 प्लस a2 बराबर 3। और इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा दोस्त, बताइए आप कितना होगा, 3 प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1, और ये 4 आएगा, आप भी जानते हो, फील कराओ, देख लो फील करा देता हूं। a1 को क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम 4 तो नहीं रख सकते, 4 अगर रखोगे तो a2 को माइनस 1 रखना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो a1 3, ये 0, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये 2, ये 1, ये 1, ये 2, ये 0, ये 3, ये 4 ही हो सकता है। अगर ये 4 हो सकता है तो टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव मतलब जहां पे 0 भी इंक्लूडेड है, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इस इक्वेशन का, 4 हो जाएगा। फॉर्मूले से भी वही आ रहा है ना, सारे तरफ से मैंने आपको फील करा दिया, तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को पकड़िए, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन w प्लस x प्लस y प्लस z। बहुत आसान है, आप कर लोगे, फॉर्मूला लगा दोगे डायरेक्टली, n प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, ये सब आप कर लोगे, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में नंबर 3 पे, ठीक है, चलिए नंबर 3 पे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे क्या बताया जा रहा है, देखो जरा दोस्त, ठीक है, नंबर 3 पे क्या बताया जा रहा है, नंबर 3 पे बताया जा रहा है कि सर x स्क्वायर y क्यूब
z पावर 5, इसका क्या निकालना है दोस्त? कॉफिशिएंट निकालना है। इसका क्या निकालना है? कॉफिशिएंट निकालना है। कहां पे? ax माइनस बी वाई प्लस सी जेड होल पावर 9 पे। इसका कॉफिशिएंट निकालना है इस जगह पे। बात समझ आ रहा है? अच्छा, अगर मैं इसका कॉफिशिएंट निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा? जरा ध्यान से देखिएगा। एक काम करते हैं ना, ये ट्राइनोमियल दिख रहा है ना, तो इसका जनरल टर्म लिख देते। अभी तो पता चल गया मल्टीनोमियल में जनरल टर्म कैसे लिखेंगे। तो जनरल टर्म जो होगा, जनरल टर्म में तो सिग्मा को इंक्लूड नहीं करोगे ना, सिग्मा लगा दोगे तब तो पूरा समेशन ही आ जाएगा। जनरल टर्म हो जाएगा n फैक्टोरियल कितना है? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a1 फैक्टोरियल, a2 फैक्टोरियल, a3 फैक्टोरियल। 3 ही आएगा क्योंकि यहां पे 3 ही टर्म दिख रहा है। और यहां पे कितना आ जाएगा? ax पावर a1 माइनस by पावर a2 और cz पावर a3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते इसको, कितना आ जाएगा? इस तरीके से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। a टू दी पावर a1 माइनस b टू दी पावर a2 और c टू दी पावर a3। बात समझ रहे हो? क्लियर है? अच्छा, साथ में क्या आएगा बाजू पे? x टू दी पावर a1, y टू दी पावर a2, z टू दी पावर a3। अभी आपको चाहिए क्या? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z पावर 5 चाहिए ना दोस्त? बिल्कुल सर, बिल्कुल। फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z पावर 5, अगर इस चीज का कॉफिशिएंट आपको चाहिए दोस्त, किसका? x स्क्वायर y क्यूब z पावर 5 का, तो आप क्लियरली समझ पा रहे हो ना सर, a1 को कौन होना पड़ेगा? 2, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना सारे। अगर यहां पे भी x होता, यहां पे भी x होता, तो मैं नेट पावर कर देता इसके इक्वल। यहां पे भी कॉफिशिएंट ऑफ x पावर समथिंग कुछ पूछता अकॉर्डिंगली। आगे है क्वेश्चन, p और x के टर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। 4 में भी है, आगे भी है ना, आगे भी बहुत है, ये देखो। ठीक है, चलो। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को अगर इसका कॉफिशिएंट चाहिए तो a1 का वैल्यू डेफिनेटली 2 होना पड़ेगा, a2 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 3, और a3 का वैल्यू होना पड़ेगा 5। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सर ये कॉम्बिनेशन अगर है मेरे पास तो कॉफिशिएंट कितना होगा? कॉफिशिएंट जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सर 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, a टू दी पावर कितना आएगा ना सर? a टू दी पावर 2 आएगा सर, माइनस b पावर 3 आएगा और c पावर 5 आएगा, है ना। और इधर क्या हो जाएगा सर? इधर तो x पावर 2, y पावर 3 और z पावर 5 आएगा। ये तो टर्म, अगर ये साथ में लिख देंगे तब तो वो टर्म ही हो जाएगा, तब तो मेरे को वो पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी टर्म होगा उनमें से टोटल टर्म कितना होगा? 9 + 3 - 1, c3 - 1, तो ये हो जाएगा 11c2। 11c2 जितना होता है उतना नंबर ऑफ टर्म्स होगा। उस टर्म में से एक टर्म ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं a1 कितना है? a1 है 2, 3, 5। ये एक पर्टिकुलर टर्म हो जाएगा इतने नंबर ऑफ टर्म से। बट मेरे को बोला है कि उस पर्टिकुलर टर्म में इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, तो कॉफिशिएंट का अगर आंसर दूं तो मैं तो सिर्फ वही वाला पार्ट दूंगा ना, थोड़ी ना इस वेरिएबल को लेकर के आऊंगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल कॉफिशिएंट का आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली तो हो जाएगा। और अगर ABC का वैल्यू क्वेश्चन में दे करके देता है तो अकॉर्डिंगली और आसान हो जाएगा आपके लिए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना। तो आसान है ना, अगर आप समझ जाओगे चीजों को तो बोला इतना दर्द नहीं होगा, आराम से आप चीजों को टैकल कर लोगे। ठीक है, चलिए सोचते आगे। नोट कर लीजिएगा अच्छे से पॉज करके, है ना। अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस पे काम करते और अकॉर्डिंगली सोचते। देखिए जरा ध्यान से देखिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है देखिएगा जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला जा रहा है दोस्त कि कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 इज एक्सपांशन में क्या होगा। ट्राई कीजिएगा एक बार पॉज करके। ये एक ट्राइनोमियल एक्सपांशन है और यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 4 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 4। जनरल टर्म लिखे। कॉफिशिएंट निकालने का तरीका बाइनोमियल में भी क्या था? जनरल टर्म ही तो लिखते थे। लिखिएगा जनरल टर्म। यहां पे जनरल टर्म जो होगा वो क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन a1 फैक्टोरियल, a2 फैक्टोरियल, a3 फैक्टोरियल। यहां पे क्या आएगा? इनटू 1 टू दी पावर a1, y के जगह पे x है, x टू दी पावर a2 और x स्क्वायर टू दी पावर a3 सच दैट a1 प्लस a2 प्लस a3 जो नेट पावर आएगा वो कितना आएगा? ऑब्वियसली 10 के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारे के सारे इंडिविजुअल पावर्स जो है उनका मैक्सिमम वैल्यू 10, मिनिमम वैल्यू 0, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
तो अभी अगर मैं बोलूं कि कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 के लिए आपका इधर जो नेट x का, ये तो 1 टू द पावर a1 वैनिश हो गया, यहां पे x का नेट पावर क्या आया, a2 प्लस 2 a3, a2 प्लस 2 a3 आया, और a2 प्लस 2 a3 अगर आ रहा है तो a2 प्लस 2 a3 मस्ट बी इक्वल टू 4 फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, क्योंकि नेट कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 मिलने के लिए सारे टर्म x का है ना, प्रोडक्ट होकर के आपको x टू द पावर 4 मिलेगा। तो अगर प्रोडक्ट होकर के x टू द पावर 4 चाहिए तो इस नेट पावर, जनरल टर्म में जो नेट पावर है वो 4 के इक्वल होना ही पड़ेगा। अभी बस आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एनालिसिस करना है। अभी बाइनोमियल में आप एक ही इक्वेशन को सॉल्व करते थे, डायरेक्टली पता चल जाता था, उधर से r मिल जाता था, बट यहाँ पे दो दो इक्वेशन आएगा और इस कंडीशन के थ्रू इनको एनालिसिस करना होगा। अभी कैसे एनालिसिस करेंगे देखिएगा जरा, a1 a2 a3 ये तीनों निकालना है, ठीक है। चलो, एज मेरे पास ऑलरेडी a2 और a3 के टर्म्स में एक इक्वेशन है, तो मैं इसको सबसे पहले यूज करूंगा, करके a2 और a3 निकालूंगा, और a2 और a3 अगर पता चल गया तो इस इक्वेशन से कॉरेस्पॉन्डिंग a1 तो बहुत आसानी से अब निकाल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो a2 का वैल्यू 0 से 10 और a3 का वैल्यू भी 0 से 10, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अगर मैं a2 को 0 रखता हूं, ठीक है, तो a3 क्या होगा, a3 हो जाएगा 2, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगला कॉम्बिनेशन क्या है सोच के देखते हैं अकॉर्डिंगली, इसको हटा देता हूं नहीं तो जगह थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। अगर मैं a2 को 1 रख देता हूं तो 1 से काम चलेगा, 1 अगर रखूंगा तो 2 a3 का वैल्यू 3 आ जाएगा, दैट इज a3 फ्रैक्शन में आ जाएगा, और a3 फ्रैक्शन हो नहीं सकता है, आप जानते हो, क्योंकि ये सारे के सारे 0 से 10 के अंदर क्या है, इंटीजर से, समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर से। तो a1 a2 का वैल्यू 1 तो रखने से काम नहीं चलेगा। a2 का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 रखेंगे तो a3 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। और a3 का वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 रखने से a3 हाफ आ जाएगा, ये भी नहीं पॉसिबल होगा, फ्रैक्शन आ गया। अभी अगर मैं 4 रखूं तो 4 रखने से a3 0 आ जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा। बट अगर मैं 5 ऑनवर्ड्स रखते जाऊं, 5 से 10 तक अगर मैं कुछ भी रखूं तो उस केस में 2 a3 का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो a3 नेगेटिव कैसे होगा, आप खुद सोच रहे हो। तो 5 से 10 तक a2 पॉसिबल है नहीं, अकॉर्डिंगली और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 5 6 7 8 ये सब पुट करने से a3 नेगेटिव आ जाएगा, जो मैं परपीट नहीं कर पाऊंगा कभी भी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली a2 a3 पहले मिल गया, पहले 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन को जज करके 2 वेरिएबल निकालो, एंड अकॉर्डिंगली जैसे ये 2 वेरिएबल मिल जाता है तो a1 आप निकाल सकते हो। अभी a2 a3 आपको पता चल गया 0 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो a1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर a2 a3 क्या हो जाएगा 3, तो 10 - 3 कितना आ जाएगा 7। फिर a2 a3 कितना हो जाएगा 4, तो 10 - 4 कितना आ जाएगा। तो ये 3 केस में आपको नेट x पावर 4 मिलेगा, ठीक है। ये तीनों केस में आपको नेट 3 ऐसा टर्म आपको मिलेगा जहां पे x पावर 4 आएगा। तो नेट जो x पावर 4 का कॉफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, x टू द पावर 4 कॉमन चला जाएगा और उन तीनों का समेशन आ जाएगा। फील करो ना चीजों को, ऐसे ही तो होगा, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा सर, ठीक है। तो वो 3 टर्म क्या होगा जो x टू द पावर 4 को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। आप समझ जाओ खुद, पहला क्या होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x टू दी पावर नेट कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि a2 प्लस a3 करोगे तो 4 आएगा। फिर अगला वाला क्या आएगा 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और x टू दी पावर 4। फिर अगला वाला क्या आएगा 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और x टू दी पावर 4, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है दोस्त। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं यहां से बोलूं कि नेट x टू दी पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या है तो क्या होगा, x टू दी पावर 4 कॉमन चला जाएगा और इन तीनों का समेशन आ जाएगा। तो आंसर जो होगा उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखो 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को मैं 10c8 या 10c2 कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। फिर इसको अगर मैं लिखना चाहता हूं तो यहां पे मैं क्या कर सकता, देखो 10 के नीचे 7 है, तो 7 के साथ अगर 3 फैक्टोरियल होता तो काम हो जाता। तो 3 फैक्टोरियल एक मैं नीचे लगा देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और ऊपर लगा देता हूं। तो 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 10c3 या 10c7 जो भी बोलो, और 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये वाला पार्ट मिलकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3c1 या 3c2 कुछ भी बोलो आप, ठीक है। आंसर कभी कभी इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है, इसीलिए मैं फील करा रहा हूं कि ऐसे फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है। आंसर आपको इंटीजर फॉर्मेट में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कैलकुलेट करके सम करके आंसर देना होगा। और कभी कभी आंसर इस फॉर्मेट में भी दे देता है जहां पे बच्चा स्ट्रगल हो जाता है अगर उसको ये ऑब्जर्वेशन पता नहीं होता, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं ये एडजस्टमेंट आपको।
और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डायरेक्टली 10c4 या 10c6 कुछ भी बोलो, x पावर 4 अगर कॉमन ले लोगे तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 जो होगा इन द गिवन एक्सपांशन वो कितना हो जाएगा दोस्त, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हो, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10c2 प्लस 10c3 इंटू 3c1 प्लस 10c4. दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द गिवन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4. क्लियर है दोस्त, समझ आ रहा है ना? तो अभी मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छे से चीजें आप समझ गए होंगे या फिर कवर कर रहे होंगे. ठीक बात है, क्लियर है, समझ में आया ना? चलिए तो इसको आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा बोला. ठीक है, कोई इशू है ही नहीं, अब आराम से इसको लिख लीजिएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. चलो आगे बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं. यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका कोफिशिएंट निकालना है ना इस एक्सपांशन में. तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा होमवर्क दिया जाए आपको, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा खुद से भी ट्राई कीजिए, है ना. चलो एक आध यहाँ तक 6 तक कर लेते हैं, ये वाला होमवर्क में दे दूंगा, बट मैं आपको जरूर बोलूंगा ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखिएगा, आप थोड़ा सा ट्राई जरूर कीजिए. आप अगर खुद से कर लिए ना तो बहुत बेनिफिट में रहोगे आप. चलो a क्यूब b टू द पावर 4 और c टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है. कहां पे कोफिशिएंट निकालना है? ab प्लस bc प्लस ca होल टू द पावर 6 में. ठीक है, ये है हमारा प्रॉब्लम. तो अगर ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि भाई ये चीज जो आएगा, इतना देर तक हम जो भी प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें ब्रैकेट के अंदर अगर बाहर इस फॉर्मेट में कोफिशिएंट पूछा है तो ब्रैकेट के अंदर भी abc का फॉर्मेट ही था. बट अब की बार अगर मैं देखूं जो हमारे पास टर्म आएगा उसमें ab का पावर bc का पावर और ca का पावर ऐसा कुछ रहेगा. ab का पावर bc का पावर ca का पावर ऐसा ही तो कुछ रहेगा ना, ऑब्वियसली ऐसा ही तो कुछ रहेगा, और वो चीज मैनिपुलेट कैलकुलेशन हो करके ये चीज में कन्वर्ट हो रहा होगा. तो अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई इसका कोफिशिएंट मेरे को निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये मिलने के लिए मेरे को ab का पावर bc का पावर और ca का पावर कितना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपांशन तो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ना. ठीक है, जहां पे x ab की तरह ट्रीट हो रहा है उसको तो अब चेंज नहीं कर पाओगे, y bc की तरह ट्रीट हो रहा है और z ca की तरह ट्रीट हो रहा है. तो मेरे को अगर इसका एक्सपांशन चाहिए दोस्त, है ना, इस एक्सपांशन में जो भी टर्म आएगा वो अगर अपन कैलकुलेट करने जाए तो फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद इस फॉर्मेट में हो सकता है, बट इनिशियली तो वो ab के पावर bc के पावर ca के पावर में होगा. तो मेरे को सबसे पहले ये जज करना होगा कि दोस्त अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे को ये बताओ कि इसमें ab का पावर bc का पावर और ca का पावर कितना है. तो बहुत आसानी से आप जज कर सकते हो. ये चीज बेसिक इंडाइसिस का नॉलेज है कि आप इस चीज को क्या कर दो, ab का पावर x, bc का पावर y, ca का पावर z मान लो, खत्म बात. तो a का नेट पावर कितना आ रहा है, x प्लस z, तो ये 3 के इक्वल है. b का नेट पावर कितना आ रहा है, b का नेट पावर आ रहा है y प्लस x जो 4 के इक्वल है, और c का नेट पावर आ रहा है x प्लस y जो कि 5 के इक्वल है. c का नेट पावर आ रहा है y प्लस z, सॉरी y प्लस z जो कि 5 के इक्वल है. और इन तीनों प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आप जानते हो. क्या करते हैं हम, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते. तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको मिल जाता है 5 4 9 3 12. तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से 6 आ जाएगा. ठीक है, और अभी मैं इससे अगर तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा. y आपको 3 मिल गया, z आपको 2 मिल गया और x आपको 1 मिल गया. तो आप समझ गए कि सर इस चीज को अगर मुझे चाहिए तो एग्जैक्टली मेरे को ab का पावर कितना चाहिए 1, bc का पावर 3 चाहिए और ca का पावर 2 चाहिए. देखो आपको मिल जाएगा a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, b इंटू बी क्यूब b टू दी पावर 4 और c इंटू सी क्यूब इंटू सी स्क्वायर c पावर 5. तो अभी आपके लिए प्रॉब्लम आसान हो गया. अभी आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे जनरल टर्म लिख दो ना, यहाँ पे जनरल टर्म लिख दो, लेट मत करो सर. 6 फैक्टोरियल बाई a1 फैक्टोरियल, a2 फैक्टोरियल, a3 फैक्टोरियल, 3 ही टर्म है. ठीक है, और ab टू दी पावर a1, bc टू दी पावर a2 और ca टू दी पावर a3. ठीक है, समझ में आया. जहां पे a1 प्लस a2 प्लस a3 क्या चाहिए सर, a1 प्लस a2 प्लस a3 नेट जो पावर होगा वो 6 के इक्वल होना पड़ेगा. बात समझ में आया ना. नेट जो पावर होगा वो किसके इक्वल होना पड़ेगा दोस्त, वो 6 के इक्वल होना पड़ेगा. ठीक है, और अभी आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए एग्जैक्टली आपको ab का पावर 1, bc का पावर 3 और ca का पावर 2 का कोफिशिएंट चाहिए. ऐसे आप बोल सकते हो ना कि अगर आपको इसका कोफिशिएंट चाहिए मतलब इनडायरेक्टली आपको इसका कोफिशिएंट चाहिए. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब, b पावर 4, c पावर 5 in the given expansion
इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ AB पावर A1 BC पावर AB पावर A1 क्या लिख रहा हूं, AB पावर 1 BC पावर 3 इंटू CA पावर 2 इन द गिवन एक्सपांशन। समझ गए होंगे आप, ठीक है दोस्त। चल इन द गिवन एक्सपांशन, और इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए ऑब्वियसली A1 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 1, A2 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 3 और A3 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 2। ये आपको क्लियरली दिख रहा है। तो कोफिशिएंट का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो मैं समझ सकता हूं यार कि मल्टीनोमियल का बेस जो है, मेन बेसिक जो है, उसको तो मैंने जरूर आपके सामने क्लियर करके रख दिया। ठीक है, बेसिक्स जो है मल्टीनोमियल का वो तो मैंने क्लियर कर दिया आज ही के लेक्चर में, वो मैं फील करता हूं। अभी कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूर है नंबर 6 से लेकर के आपको नंबर 13 तक, और रिमेनिंग कितना प्रॉब्लम बाकी रह जाता है, 5 प्रॉब्लम किए हमने, 8 प्रॉब्लम्स। तो ये 8 प्रॉब्लम्स में और कुछ अच्छे कंसेप्ट्स, क्वालिटी, बेसिक्स वही रहेगा, बेसिक स्टिक वही रहेगा। ठीक है, तो अच्छा हुआ इस जगह पे लेक्चर खत्म हो रहा है। ठीक है, आपको ये 8 क्वेश्चन ट्राई करने को मिल रहा है, ईमानदारी से आप ट्राई कीजिएगा, फिर जाकर के लेक्चर देखिए तो सबसे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे कुछ नहीं होगा। कितने क्वेश्चंस याद करोगे, कितने क्वेश्चंस याद करोगे, बोलो ना। आप 1000 करोगे तो मैं 1001 नंबर वाला क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो आपको एकदम बुरे तरीके से पस्त कर देगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन होगा फिर भी आप नहीं कर पाओगे। चैलेंज करो, ओपन चैलेंज। आप 10,000 करोगे, 10,001 नंबर सवाल लेके आऊंगा। आप 1 लाख करो, 1,01 नंबर सवाल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना, 1 लाख तो कर ही नहीं पाओगे 2 साल में। समझो मेरी बात। चलो, हम लोग इतने सालों से 1 लाख सवाल कर नहीं पाते, अब 2 साल में कहां से करोगे, ऊपर से इतने सारे सब्जेक्ट्स है आपके पास। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज का लेक्चर हमें यहीं पे समाप्त करना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, और आपको जो है अकॉर्डिंगली अपना चीज़ें प्रॉपरली मैनेज करके रखना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे दोस्त, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। बेसिक्स आपका पूरा क्लियर हो गया। ईमानदारी से आप नंबर 6 से 13 तक आप पूरा अच्छे से ट्राई कीजिएगा, देन आप लास्ट लेक्चर जो आएगा अगले लेक्चर में सॉल्यूशन देखिएगा। तो जो भी डाउट रहा होगा इस लेक्चर का अकॉर्डिंगली कमेंट करके या क्लास में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और अगला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा बाइनोमियल थ्योरम का, जिसमें हम ये 8 प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस करेंगे, देन मल्टीनोमियल के ऊपर जैसे मैं इसका भी प्रूफ आपको बताऊंगा, या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिलेटेड और कुछ पीएनसी के जैसे जो क्वेश्चंस हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन वगैरह निकालना, या फिर और भी पीएनसी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन, जो भी हम पहले बेगर्स मेथड ये वाले फॉर्मूले से करते थे अकॉर्डिंगली, उसी को हम अभी बाइनोमियल से भी कैसे कर सकते हैं उस चीज को सीख करके रखेंगे। ठीक है, उस थॉट को क्लियर करके रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, और लास्ट थर्ड पार्ट में मैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा, उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको जेई रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है वही चीज बताऊंगा। अननेसेसरी उसके ज्यादा हम काम करके फायदा नहीं है कुछ। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट चीज़ें मैंने कवर कर दी आज के लेक्चर में। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखो, ईमानदारी से नोट्स बनाओ, प्रॉपर्ली पढ़ो, जो भी डाउट्स है अच्छे से खुद पहले सोचो, देन मेरे साथ डिस्कस करो अकॉर्डिंगली, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं पे आप लैक करोगे। अगर डायरेक्टली डाउट आया और आप मेरे तरफ थ्रो किए तो मैं बता तो दूंगा, बट उस हिसाब से आपको फायदा नहीं होगा। खुद से सोच के निकालो तो आपका दिमाग शार्प होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, और आप उस लायक बन जाओगे ताकि आप फाइट कर पाओ। समझ आ रहा है ना, नहीं तो आप मेरी सहायता लेना पड़ेगा हमेशा आपको, जो सही बात नहीं है। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट उसमें जो नुकसान होगा वो सबसे ज़्यादा आपको होगा, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। क्लियर है, तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे जो आखिरी लेक्चर होगा, और बस इतना ही बोलना था और कुछ नहीं। ठीक है, अलविदा आज के लिए, पढ़ते रहिएगा प्रॉपर्ली।